The Pauling electronegativity values of the elements can be used to predict the chemical properties of compounds. Use the information in table 1.1 to answer the following questions. एलिमेंट ये है, इसकी पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ये रही, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये रही, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ये रही। सर जो पासवर्ड आप सॉल्व कराती हैं वो बाद में हमें खुद करना है? नहीं, वो खुद क्यों करोगे, जब मैंने करवा दिया तो वो खुद क्यों करोगे, तो फायदा नहीं है ना। डू पासवर्ड्स ऑन योर ओन, अपने ओन पे करो एंड सेंड देम फॉर मी टू चेकिंग अगर करवाना है, ठीक है। तो कोई भी पासवर्ड करो, जो अटेम्प्ट करो, नोटबुक में करो, नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर लिख के उसके आगे सोल्यूशन लिखते जाओ उनके, तो वैसे करके भेजना चाहो, डिजिटल फॉर्म में भेजना चाहो, जैसे भी भेजना चाहो, लेकिन डू ऑब्वियसली अदर पासवर्ड, वरना फायदा क्या होगा अगर आप वही चीज दोबारा दोबारा करते रहोगे। तो ये समझ लो जो पासवर्ड्स मैं करवा रहा हूँ क्लास में, और वो करके भेज दो विच जो मैं क्लास में नहीं करवा रहा, ठीक है। तो जितने भी आपकी अपने अंदर सलाहियत हो कि हम कितने कर सकते कितनी, उसके हिसाब से आप भेज सकते हो। आई विल चेक देम फॉर यू, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या थी? एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड मरियम, सो इट वाज दी वालेकुम अस्सलाम फरिया, फरिया हैज जॉइंड। अच्छा जी, सो टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electrons, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट आप, O and S are in group 16. Explain the difference in the Pauling electronegative values of O and S. So O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, S की कम है। तो बेसिकली हमें ये पता है, इफ यू लुक एट द पीरियोडिक टेबल, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो वी नो O जो है वो ऊपर है, S जो है वो नीचे है। सो बेसिकली वी नीड टू डिस्क्राइब व्हाई द पाउलिंग इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज, या व्हाई डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों कर रही है डाउन द ग्रुप, वो हमें डिस्क्राइब करना है। सो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यू हैव टू एक्सप्लेन थ्री फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या होगा और उसके बारे में हम क्या लिखेंगे? जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, याद रखना हम। यस, वेरी गुड। सो द फर्स्ट थिंग इज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू से, अब हमें सिर्फ और एस की बात करनी, तो थोड़ा हम स्पेसिफिक हो जाएंगे कि सल्फर हैज ए ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज देन ऑक्सीजन, ठीक है जी। अच्छा दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आप लिखोगे शील्डिंग ऑल्सो इंक्रीजेस। वेरी गुड, शील्डिंग ऑल्सो इंक्रीजेस एंड दे कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है जी। सल्फर हैज one one more inner shell than oxygen, नहीं बल्कि नहीं, रुको इस तरह से लेट्स जस्ट राइट sulfur has a greater nuclear charge than oxygen. The shielding also increases from oxygen to sulfur due to an extra inner shell, ठीक है जी। Nuclear charge and shielding cancel each other out. And the last thing is cancel each other out, ठीक है जी। And so the last thing is the atomic radius increases. The atomic radius of sulfur in this specifically is greater due to an extra shell, ठीक है। Therefore it attracts the shared pair less strong, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका आंसर यहां तक, ठीक है। ऑब्वियसली इसको थोड़ा और तमीज से लिखना रह इन लाइनों में आ जाए, मैंने बहुत लंबा लिख दिया। सो जस्ट राइट सल्फर हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज देन ऑक्सीजन एंड द शील्डिंग इन सल्फर इज आल्सो ग्रेटर, ठीक है जी। these two cancel each other out and then comment on the atomic radius। लेकिन ये तीनों बातें आपने इधर लिखनी
होंगी फॉर यू टू बी एबल टू गेट योर कंप्लीट जो है वो क्या कहते हैं मार्क्स इन दिस, ठीक है। देन LiH इज एन आयनिक कंपाउंड, ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर LiH, इंक्लूड ऑल इलेक्ट्रॉन्स। सो लिथियम और हाइड्रोजन के जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। लिथियम क्या होता है, लिथियम इज हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम इज, अगर देख लो इधर पीरियोडिक टेबल से, इट्स 3, इट्स द थर्ड एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इधर, तो इसके अंदर 2 एंड देन 1, राइट, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अब उन्होंने हमें क्या बोला है, उन्होंने हमें बोला है दे हैव सेड कि इंक्लूड ऑल इलेक्ट्रॉन, सब दिखाना है, तो आपको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने, इस केस में आप सब कुछ दिखाओगे। सो लेट्स शो लिथियम, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस आ गया, और हम ये दिखा रहे हैं कि उसका पहला शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, एंड देन जो उसका दूसरा शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन भी दिखा देते हैं। सो यू हैव हाइड्रोजन, ठीक है जी। हाइड्रोजन इज उसके अंदर इट्स द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, उसमें एक ही शेल होता है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है जी। सो व्हाट डू वी नो, ये लिथियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन को, इट विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट बोथ ऑफ देम अचीव ए स्टेबल आयनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो लिथियम हो जाएगा कुछ ऐसा, उसके अंदर सिर्फ ये वाला शेल रह जाएगा, ठीक है, और उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा +1 का, और दूसरा जो है वो आपके पास हाइड्रोजन आ चुका है, ठीक है। सो हाइड्रोजन, एंड उस पे जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप एक का डॉट से दिखाएं तो दूसरे का क्रॉस से दिखा दें, ताकि डिफरेंशिएट रहे वो, ठीक है। सो लेट्स शो हाइड्रोजन का क्रॉस, ठीक है। सो हाइड्रोजन का एक जो था वो उसका अपना है, और दूसरा आया है लिथियम के पास से, और इसका जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर न्यूट्रल है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया है, तो इसने माइनस चार्ज अक्वायर कर लिया है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स इन ड्राइंग दिस डायग्राम, और ये जो है वो मेक श्योर करना कि यू ड्रॉ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बनाने होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं और सब प्रॉपर्ली करके दिखाए, ठीक है। नाउ देयर आस्किंग यू सजेस्ट द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ H2S, कैन यू सजेस्ट द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ H2S? लीनियर V शेप। सो ये याद रखो, H2S, H2O, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर इन द सेम ग्रुप, तो जैसे हमें पता है कि H2O में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम देयर यू कैन जो है वो गेज के सल्फर में भी उतने ही उतने ही नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे, एंड देयरफॉर यू विल गेट दी वी शेप्ड वाली चीज, ठीक है। सो सल्फर में भी 2 लोन पेयर, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, सो यू कैन से दैट दिस इज वी शेप्ड स्लैश, यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज बेंट, ठीक है। आप इन दोनों में से कुछ भी इसको लिख सकते हो, और नॉन लीनियर भी लिख सकते हो, मार्किंग स्कीम में नॉन लीनियर लिखा हुआ है, but the better ones would be to write V-shaped and bent, ठीक है। अच्छा, next up, write an equation that represents the first ionization of hydrogen, तो हाइड्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन की इक्वेशन बता सकता है कोई मुझे? सो ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रोजन विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ गैशियस फॉर्म, आप उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू H+ गैशियस आयंस, एंड एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन क्या थी, इट इज द एनर्जी required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of 1+ charge gaseous ions, ठीक है जी। Now explain why there is no information given in table 1.1 for the second ionization energy of hydrogen, तो इसमें बाकी सबकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है, हाइड्रोजन की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों नहीं दी हुई? बिकॉज हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इजी पीजी। अच्छा, सल्फर 2+ गैस की हमें फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है, तो वो दे देते हैं। अच्छा सर, ये क्या होगा, नाउ यू जस्ट गोइंग टू यूज द पीरियोडिक टेबल टू जल्दी से डिड्यूस दिस। नाउ दिस इज 1s2, सॉरी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, right? So it's 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, right? So 1 2 and sorry 1 2 3 4, 3p4 है, 3p4 है, 3p3 नहीं है, 1 2 3 4, it's 3p4 in the end. So पहले तो ये लिख लें आप अपने पास, क्या चीज पहले ये लिख लिया करें हमेशा,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब s2 प्लस लिखा हुआ है तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? 3s2 और दो इलेक्ट्रॉन्स आप p ऑर्बिटल में से निकाल दोगे क्योंकि 2 प्लस है, यानी दो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, और जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का होगा उसमें से आप दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे। ठीक है। CO2 and SO2 are acidic gases. Write an equation for the reaction of SO2 with H2O. So जब SO2 पानी के साथ रिएक्ट करता है तो what do we form? We form H2SO4? सही है इक्वेशन। सो दिस इज समथिंग जो वंस अगेन आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। ये है आपके कौन से वाली चीज में? इट्स इन नाइट्रोजन सल्फर, आई बिलीव वी डिस्कस्ड। ठीक है, या आई थिंक हमने ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में भी डिस्कस किया है। सो SO2 प्लस H2O फॉर्म्स यू सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अगर ये SO3 होता तो फिर सल्फ्यू रिक बनता है। ठीक है, ये बहुत इन्होंने मतलब बहुत ही एक रट्टे वाला एक मार्क दिया हुआ है, जिसको याद होगा वो कर लेगा सही। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक वी कैन राइट दी स्टेट इक्वेशंस फॉर दिस वन बड़ी आराम से, तो हम ये लिख लेते हैं, इसमें कोई कम परेशानी हो। अच्छा, SO2 SO3 H2 सब कुछ बैलेंस्ड। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ SO2 विद NaOH। तो भाई ये भी लिख लेते हैं। नाउ SO2 plus NaOH, what will this form? SO2 is an acidic gas, तो acid plus alkali forms salt plus water। ठीक है, so the same thing is going to form over here now। अच्छा, look at this thing। अब जो SO2 है it forms the ion SO3। ठीक है, SO2 जब पानी में डिसॉल्व करता है तो SO3 वाला आयन फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस केस में भी जो सोडियम की सॉल्ट होगी वो सोडियम SO3 हो। राइट, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, उसको आप सल्फेट नहीं करना दीजिएगा, उसमें भी ये सल्फाइड ही बनेगा। ठीक है, एंड इसका क्या होता है? इसका चार्ज होता है +2, सॉरी इसका चार्ज होता है -2। वो कैसे पता है? क्योंकि दो हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन का प्लस होता है, सो ये होंगे +2, वो हो गया -2, 0 देने के लिए। सो वी नो दैट SO3 इज ऑल्सो -2। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, दिस इज द सल्फाइड आयन, दिस इज SO3 2 माइनस। ठीक है, तो व्हाट वुड यू फॉर्मिंग? जब आप इसमें सल्फर डालोगे तो सल्फर क्या होता है? सल्फर होता है Na+, तो ये प्लस हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, सो इट विल बी Na2SO3। So the two things that you're going to form is Na2SO3 and the other thing is going to be H2O। ठीक है, once again I feel like we can balance this out, so this shall be aqueous, ये भी aqueous होगा और ये लिक्विड हो जाएगा। अच्छा, और बैलेंसिंग किस तरह से होगी? 2 सोडियम है तो 2 सोडियम इधर कर देते हैं। ठीक है, SO3 एक ही है, लेट्स सी, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है तो 3 + 1 4 हो गए, सोडियम 2 हो गए, वो हो गया बैलेंस। सल्फर 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। आई थिंक हमने बैलेंसिंग पूरी कर दी है। ठीक है, देन कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CO2 विद MgOH2। ठीक है, तो CO2 also an acidic gas and MgOH2, इक्वेशन अगेन ये वाली या ऊपर वाली? अच्छा, ये वाली जो है ना, देखो अब देखो मेरा बच्चा सदफ, व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स एक्सप्लेन दिस अगेन। देखो, आप अगर SO2 को NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो NaOH एक्वियस सॉल्यूशन में होगा ना, ऐसी तो एग्जिस्ट नहीं करता NaOH, अल्कलीज आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन वाटर। जब SO2 को डालोगे इसके अंदर तो पहले ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, H2SO3 बन जाएगा। राइट, द फर्स्ट थिंग दैट्स गोना हैपन इज H2SO3 इज गोइंग टू फॉर्म। ठीक है, अब क्योंकि ये एसिड है तो ये फर्दर डिसोसिएट कर देगा इनटू H+ आयंस एंड SO3 2 माइनस आयन। ठीक है, एसिड है, डिसोसिएट कर जाएगा। अच्छा, और मुझे कैसे पता जो चार्जेस आ रहे हैं वो ऐसे क्यों आ रहे हैं? इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, H2SO3, राइट, लेट्स से पूरे SO3 पे क्या है? X है। राइट, हमें हाइड्रोजन का पता होता है +1। एज अ होल इस पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है इस पे, सो वी विल से कि अच्छा भाई देखो, X और +1 × 2 will equals to 0, so X equals to -2, so therefore we know कि ये -2 आए। ठीक है नी? अच्छा, अब जब ये डिसोसिएट करेगा तो वी ऑल्सो डिस्कस दिस कि डिसोसिएट करेगा तो 2H+ + SO3 2 माइनस बनाएगा।
ठीक है। SO4 2 माइनस नहीं बन सकता बिकॉज है ही ये सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, इट्स नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, सो SO3 2 माइनस बनाएगा। तो अब जो सॉल्ट फॉर्म होगी विद सोडियम, होगी भी वो सोडियम सल्फाइड, वो सोडियम सल्फेट नहीं हो सकती बिकॉज सल्फेट वाला आयन नहीं है, ठीक है। तो अब सॉल्ट कौन सी फॉर्म होगी वो भी देख ले। Na होता है प्लस, SO3 होता है 2 माइनस, सो यू कैन शिफ्ट दीज ओवर हियर, शिफ्ट कर लो। तो क्या आ रहा है हमारे पास, वी आर गेटिंग Na2SO3, राइट। सो एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर, तो रिएक्शन ये होगा जिसमें सॉल्ट जो है वो ये होगा, ठीक है। अभी क्लियर है, समझ में आया? Okay, perfect. So let's write this down again. SO2 plus NaOH gives me Na2SO3 plus H2O. So this is liquid, this is aqueous, this is aqueous and this is gas. अच्छा, मैं इसमें लिख तो रहा हूँ स्टेट सिंबल्स, लेकिन वन सेकेंड पूछा नहीं है, तो अगर आप कंफ्यूज्ड है तो फिर इनमें से किसी भी पार्ट में स्टेट सिंबल्स नहीं लिखिएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CO2 विद MgOH2। तो once again acidic gas reacting with an alkali that is not very soluble in water. So CO2 plus MgOH2, ठीक है। व्हाट आयन विल द कार्बन फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा आयन फॉर्म करती है जब पानी में डालते हैं? सर हमें कैसे पता कौन सी कंपाउंड में कौन सी स्टेट है? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस SO3 वाली चीज, SO3 किस में और SO4 किस में? यस मेरा बच्चा देखो, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता है, ये दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है। सल्फ्यूरस एसिड बनता है SO2 से, तो क्योंकि आप SO2 पानी में डाला आपने तो सल्फ्यूरस बनेगा, वो है ही H2SO3। अगर आप सल्फ्यूरिक डालते पानी में तो आप फॉर्म करते H2SO4। ये आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ हमारे नोट्स में है, ये आइदर इट्स इन पीरियड 3 या फिर नाइट्रोजन सल्फर वाले नोट्स में है ये, ठीक है। उसके बाद नॉट, देन व्हाट अबाउट व्हाट थिंग आर यू टॉकिंग अबाउट? सोडियम का प्लस है और SO3 का 2 माइनस है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हो? स्टेट सिंबल, ओ अच्छा स्टेट सिंबल। अच्छा देखो SO2 गैस है, NaOH क्या है, अल्कली है, एक्वियस में होगा। Na2SO3 सॉल्ट है, सोडियम की सॉल्ट है, सोडियम की सॉल्ट सारी सोल्यूबल होती है इसलिए एक्वियस। पानी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। ये एसिड है तो इसलिए एक्वियस, ये पानी है इसलिए लिक्विड, ये गैस थी, ठीक है। सो द जनरल रूल इज कि ऑब्वियसली दिस आल्सो कम्स थ्रू सम बैकग्राउंड नॉलेज, आपको पता है SO2 और SO3 गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। और अच्छा एसिड्स और अल्कलीज सारे एक्वियस फॉर्म में होंगे, एक्वियस फॉर्म में क्यों होंगे, बिकॉज वो पानी में डिसॉल्व करते हैं। H2O गैस है, वो तब होगा मेरा बच्चा जब आपका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, राइट। H2O would be formed as a gas in combustion reaction, क्योंकि आप इतने गर्म, आपकी इतनी गर्माहट है कि पानी जो है वो लिक्विड में फॉर्म नहीं हुआ, वो गैस में फॉर्म। CO2 plus MgOH2, now what would this form? अच्छा CO2 जब पानी में डिसॉल्व करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वो होता है H2CO3, ठीक है जी। सो इसमें CO3 2 माइनस वाला आयन है, द कार्बोनेट आयन, तो दिस विल रिएक्ट विद द Mg टू मेक द सॉल्ट। तो CO3 2 माइनस और आपके पास जो है वो Mg2 प्लस है, यू कैन सी 2 + 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगी वो होगी MgCO3, right? It shall be MgCO3 and the other thing is going to be H2O, ठीक है। अब इसमें MgOH2 would be actually be a solid in this case, लेकिन once again since we are unclear तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इन सब में से ही हटा रहा हूं अपने स्टेट सिंबल, मैं किसी के भी नहीं लिख रहा, क्योंकि अगर मैं वहां पे ही लिखूंगा तो एग्जामिनर वहां पे हो सकता है मार्क काट ले, so I'm just not going to write किसी के भी इधर, क्योंकि MgOH2 हमें पता है इनसॉल्यूबल होता है, होना तो वो सॉलिड में चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या पता इसमें वो पानी में डाल के करवा दिया उन्होंने रिएक्शन, क्योंकि कुछ पार्ट सोल्यूबल भी होता है, सो देयरफॉर वी आर जस्ट लाइक भाई ये है, ठीक है, लेट्स जस्ट नॉट राइट द स्टेट्स। एनी प्रॉब्लम्स इन लास्ट इक्वेशन किसी को भी? मेरा बच्चा हमजा मार्क्स तब कटेंगे जब उन्होंने लिखा हुआ है इंक्लूड स्टेट सिंबल्स और आपने इंक्लूड नहीं किए, जब वो नहीं बोले स्टेट सिंबल्स नहीं लिखो तो लिख सकते हो अगर जानते हो, और अगर नहीं जानते तो बेहतर ये नहीं लिखो, ठीक है।
मरियम आपको क्लियर है? ओके, लेट्स गो टू दिस पार्ट. Complete table 1.2 by placing a tick to show which of the compounds have molecules with an overall dipole moment. तो कौन से ऐसे कंपाउंड है इन सब में से जिनका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होगा? तो इसमें हम क्या चेक करेंगे? इसमें हम सिमेट्री चेक करेंगे. CO2 इज लीनियर, ठीक है. तो इसमें डाइपोल मोमेंट होगा नहीं, क्योंकि इधर D प्लस बन रहा है, ये D माइनस ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे. सो हम इधर टिक नहीं लगाएंगे. SO2, लेट्स सी इसका कैसा स्ट्रक्चर है. आई थिंक वी ड्रू दिस स्ट्रक्चर हमारे जो है वो क्या कहते हैं नाइट्रोजन सल्फर वाले में मैंने दिखाया है SO2 का स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, तो SO2 इज समथिंग लाइक दिस. दो लोन पेयर. ठीक है, सो SO2 इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एस पे ओरिजिनली दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है. और ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस पे से डबल बॉन्डेड है. अच्छा सॉरी, दो लोन पेयर नहीं होते. एक सेकंड वेट. सल्फर है हमारे पास ग्रुप 16 में, तो इट शैल हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी, सल्फर के पास होंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो सल्फर उनमें से दो इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बॉन्डेड है, और यहाँ पे भी दो इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बॉन्डेड है. तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन वो यूज कर चुका है बॉन्डिंग में. तो इसके ऊपर क्या होगा? एक लोन पेयर होगा, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होगा. तो इन दिस केस देयर विल बी नो सिमेट्री. जब ये डी माइनस होंगे और ये डी प्लस होगा, तो यू कैन फॉर्म ए polarity like this, because this is not a symmetrical structure. So therefore SO2 will be क्या कहते हैं उसमें होगा मोमेंट. अच्छा, CS2 तो वंस अगेन CO2 की तरह ही है. C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S. वंस अगेन इसमें भी वही चीज होगी. ये अगर D प्लस है तो ये D माइनस, ये D माइनस, ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है, एंड देन द लास्ट थिंग इज C. एक जगह S है, एक जगह O है. तो वंस अगेन यू कैन सी COS, एंड देन ये D माइनस, ये D माइनस, ये D प्लस. ठीक है, सो अच्छा. नाउ बट द थिंग इज, इफ यू लुक ओवर हियर, इधर ने बात बताई थी, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, राइट. सो दैट मींस ऑक्सीजन विल बी एट अ मच मोर ग्रेटर D माइनस देन सल्फर. सो बेसिकली अगर मैं ये बोलूं तो ये शायद ज्यादा बेहतर होगा कि बेसिकली वो D माइनस ले रहा है और इन पे एज अ होल D प्लस आर, because they all have lesser electronegativity than oxygen. So yes, in this case as well, you will also have a dipole moment. ठीक है, explain the last one. Yes, I can explain the last one. ठीक है मरियम, हमें क्या पता है? हमें पता है सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना. We know that the electronegativity of sulfur is less. That is also proved over here. सल्फर की 2.6 है, ऑक्सीजन की 3.5 है. यानी ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, सो यस दे बोथ आर टेकिंग D माइनस चार्जेस, बट ऑक्सीजन जो D माइनस चार्ज ले रहा है वो बहुत ज्यादा चार्ज ले रहा है. इट्स टेकिंग टू मच ऑफ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सो आई एम सेइंग दैट ऑक्सीजन इज द पार्शियल नेगेटिव वाला पार्ट, और ये दोनों एज अ होल D प्लस हो गए हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींच लेगा. तो देयरफॉर जो बाकी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा D प्लस का चार्ज है. ऑल्दो द शेप इज लीनियर, बट देखो सिमेट्री नहीं है. इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन थे, इधर सल्फर ऑक्सीजन है. दे आर नॉट द सेम एलिमेंट्स. ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, सो दीज आर गोइंग टू बी बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर्स. उसके बाद at 150 डिग्री सेल्सियस and 103 kilopascals, all of the compounds listed in table 1.2 are gases. Under these conditions, 0.284 grams of one of the compounds occupies a volume of 127 centimeter cube. Use this information to calculate the MR of the compound. Hence, identify the compound from those given in table 1.2. Show your working. कैसे दिखाएं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे करेंगे इसकी वर्किंग? मेरा बच्चा सवाल ये है कि ये 4 कंपाउंड है, ठीक है जी. इनको जब आप 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देते हो एट दिस प्रेशर, तो ये सब के सब गैसेस बन जाते हैं. ठीक है जी, वो बोल रहे हैं इन कंडीशंस के अंडर आपने 0.284 ग्राम्स लिया, या तो इसका था, या तो इसका, या तो इसका, या तो इसका, और जो है उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी हुई थी 127 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है जी. They're asking that using all of this information, work out the MR of the compound. So yes,
So Sadaf and Faria are correct. You shall be using PV equals to nRT. Why is that? Because they all exist as gases. So you're going to make the assumption that they're going to exist as ideal gases. There is no other way you can do that. आप इसमें स्टोइकियोमेट्री नहीं लगा सकते. वो क्यों? बिकॉज स्टोइकियोमेट्री कहती है आरटीपी. आरटीपी कहती है यानी 25 डिग्री सेल्सियस, 1 atmosphere of pressure, and so on and so forth. You can't work out this thing using stoichiometry. आप ये नहीं बोल सकते इसको 24,000 से डिवाइड करके आप मोल्स निकाल देते हो और फिर सोल्यूशन कर देते हैं, वो गलत होता है. तो आपको PV इक्वल्स टू nRT इस्तेमाल करना पड़ेगा. प्रेशर क्या है? दैट इज 103 किलो पास्कल्स. वॉल्यूम क्या है? दैट इज 127 सेंटीमीटर क्यूब. 127 सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे? कल सिखाया था 10⁻², और इसकी कन्वर्जन पे क्यूब लगाएंगे. ठीक है. तो कन्वर्जन पे क्यूब लगाओगे तो 127/6 हो जाएगा. n क्या है? n इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द mr. तो एक काम करते हैं, n जो है वो क्या होता है? वो होता है मास अपॉन mr/ar. ठीक है. तो n की जगह हम क्या कर देते हैं? हम ये मास अपॉन mr जो है वो डाल देते हैं. मास क्या है? दैट 0.284. रिमेंबर मोल्स वाले फॉर्मूला में जो है वो ग्राम्स में ही जाता है मास, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. नीचे आ गया आपका mr, and then your r is given in the data booklet, that is 8.31, and temperature T is 150 degrees Celsius. Make sure you convert this and put it in Kelvin. तो 150 plus 273 करना पड़ेगा आपको to get your final answer. So MR क्या आएगा हमारा? 0.284 into 8.31 into 150 plus 273 divided by 103 into 10 to the power 3 and then 127 into 10 to the power -6. Faria is saying that the MR is 76.3. ठीक है. तो 76.3 है. अब हमें देखना है कि इन चारों में से किसका 76.3 आ रहा है. ठीक है. ऑक्सीजन का पता है, सल्फर का देख लेते हैं. सल्फर का क्या होता है? ठीक है. लेट्स जस्ट मेक श्योर. सल्फर का क्या होता है? सल्फर का होता है 32.1. ठीक है. So let's go back to over here. Okay, now CO2 12 plus 16 plus 16. ये क्या हो जाएगा? 16 plus 16 32. 32 plus 12 is going to be 44. ये क्या है? SO2. This is 32.1 plus 16 plus 16. क्या आ रहा है ये? 16 plus 16 32. 32 plus 32.1. This will come out to be 64.1. Right? Then CS2. ये क्या है? This is 32.1 plus 12 plus 32.1. So this is going to work out to 32 plus 32 64. 64.2 plus 12 is going to be 76.2. 76.3 यानी यही वाला है, यही वाला है. लेट्स जस्ट मेक श्योर फिर भी इसका भी. तो ये क्या हो जाएगा? ये जाएगा 32.1 plus 12 plus 16. तो 16 plus 32 is 48, 48.1, 50.1 and 60.1. तो ये आ रहा है हमारे पास 60.1. So your final answer is going to be obviously this one, the CS2. So this is CS2. लिखना चाहो तो ऐसे ही लिख लो. ठीक है. And the MR is working out to be a 76.3 जो हमारी कैलकुलेशन के थ्रू आया. ठीक है. Any problems with this question? किसी को भी? Faria, did you round it off correctly? 76.3 ही आ रहा था. मेरा बच्चा सदफ, YCS2 बिकॉज आपने MR वर्कआउट किया हर किसी के. इसका 44 आ रहा है, इसका 64.1 आ रहा है, इसका 76.2 आ रहा है, उसका 60.1 आ रहा है. Right? And then you can see, अच्छा 76.2, 76.3 is very close, so that means it must be CS2. The group 2 elements Mg2Ba are all silvery white reactive elements, yeah, metals. अब देख लो group 2, which I said the examiner also likes. Draw a label diagram to show the bonding and structure of the group 2 metals at room temperature. तो group 2 metals में कौन सी type of bonding होती है? Ionic होती है. Group 2 metals में सिर्फ और सिर्फ metals में, सिर्फ और सिर्फ metals में होगी metallic. ठीक है. Not ionic, it needs metal and non-metal. Yes. And structure कैसा होता है? Simple या giant? Yes, Amza. Structure is simple or giant? Very good. So it is giant. ठीक है जी. Not simple, giant होता है. ठीक है. Metallic structures, metallic, ionic और giant. कोवलेंट जायंट भी होता है, सिंपल भी होता है. तो आपको वो देखना पड़ेगा. जायंट की कुछ ही एग्जांपल्स हैं: डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2,
सिलिकॉन ये है, बाकी सारे सिंपल आपके कोर्स में आपको सारे सिंपल है, ठीक है जी। सो लेट्स शो दिस। तो बेसिकली 2+ का चार्ज का आयन होगा, 2+ का चार्ज का आयन होगा, 2+ का चार्ज का आयन, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा जायंट भी दिखाना है, तो वील जस्ट बी मेकिंग श्योर वी ड्रॉ मेनी मेनी मोर देन जस्ट 2 लेयर्स, हम थोड़ी ज्यादा लेयर्स बना के दिखा देंगे, ताकि एग्जामिनर भी खुश हो जाए कि हमें जायंट दिखाना है, ठीक है जी। सर वैसे हाउ डू वेरीफाई मेटालिक बॉन्डिंग है या आयनिक? मेरा बच्चा जब मेटल है तो सिर्फ मेटल है ना, Mg है या बेरियम है तो मेटल है सिर्फ, तो इसलिए मेटालिक। आयनिक कब होती है? आयनिक तो तब होती है ना जब मेटल नॉन मेटल बॉन्डेड है, राइट। ये कैसा सवाल था? सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसकी भी दिखा दो, इसकी भी दिखा दो, ठीक है। नाउ इट्स ऑल्सो गुड प्रैक्टिस एंड यू शुड बी डूइंग इट। यहाँ पे साइड में एक लेजेंड बना दिया करें। लेजेंड क्या होती है? लेजेंड होती है ये, ठीक है। दिस इज 2+ जो है वो आपका है ग्रुप 2 कैटायन। और जो आपने जो ये नुक्ता लगाया, ऑब्वियसली आपके पास कलर्स नहीं होंगे, तो आप पेंसिल वाले जो आपने पेंसिल के मार्क्स लगाए हैं वही बना के दिखा दोगे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा देन एक्सप्लेन व्हाई Mg has a higher electrical conductivity than Na। तो मैग्नीशियम की हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होती है सोडियम से? ऐसा क्यों होता है? Mg has more delocalized, Mg has 2+ इलेक्ट्रॉन्स, 2+ का चार्ज बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर एटम, whereas sodium only has 1 इलेक्ट्रॉन per atom. So we're going to say this, that Mg has more delocalized electrons। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर। याद है किसी को क्या पता था? व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर? This reaction did not happen at a very fast pace. You would form the thing, but it would only form in very very less amounts. So magnesium जब आप पानी में डालते थे तो you would form MgOH2, but this is a reaction that would happen very very negligibly, ठीक है। होता है लेकिन बहुत ज्यादा negligibly होता है, तो हम ज्यादातर इस रिएक्शन को कंसिडर नहीं करते जब हमें MgOH2 फॉर्म करना होता है, ठीक है। we're writing this Mg solid plus H2O liquid becomes MgOH2 aqueous। तो खैर होता नहीं है, चलो इसमें नहीं लिखते, हमें बोला नहीं है स्टेट सिंबल लिखो, हम नहीं लिख रहे। वंस अगेन वही कंफ्यूजन, सॉलिड होगा वैसे तो ये, लेकिन हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। सो ये आ गया आपका ये। लेट्स मेक श्योर हमने बैलेंसिंग सही तरह से कर दी हो। Mg H2O, सो देयर इज 4 हाइड्रोजन, सो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आप 4 हाइड्रोजन कर दो इसको। नहीं सॉरी 4 नहीं, 2 हाइड्रोजन, जस्ट 2, नॉट 4, 2, यस। 2 2s are 4 हो गए और 2 ऑक्सीजन आपसे बच, राइट। आइडेंटिफाई अ सिंगल रिएजेंट that can be used to distinguish separate samples of dilute MgNO3 to aqueous and dilute BaNO3 to aqueous। तो कौन सा रिएजेंट मैग्नीशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट को डिस्टिंग्विश कर सकता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? कोई आइडिया? एनी आइडिया? इट्स बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी के, चलो लेट्स सी, थोड़ा सा सोचो, आई गिव यू सम टाइम, सोचो सोचो एंड देन टेल मी। आई गिव यू अ शॉर्ट हिंट। think about what salts of magnesium and barium are insoluble। शायद उसे उससे आ जाए। अच्छा मुझे बताओ मैग्नीशियम की कौन कौन सी सॉल्ट्स इनसोल्यूबल है? डू यू नो एनी सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम दैट आर इनसोल्यूबल? MgCO3, वेरी गुड। और कोई सॉल्ट इंसोल्यूबल नहीं है? हाँ MgOH2 इंसोल्यूबल है लेकिन वो सॉल्ट नहीं है, वो अल्कली है। BaNO3 की कौन कौन सी सॉल्ट इंसोल्यूबल है? BaNO3 कह रहा हूँ, Ba की, बेरियम की कौन कौन सी इंसोल्यूबल है? बेरियम की भी सारे कार्बोनेट्स जो है वो इंसोल्यूबल होते हैं, तो CO3 इसका भी होगा। और कोई होती है इसकी इंसोल्यूबल? याद करो, किसी को कुछ याद आ रहा है? Isn't barium sulfate also insoluble?
राइट। अब द डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू कम इन द वे कि आप इन दोनों को रिएक्ट करोगे विद सोडियम सल्फेट। याद करो हमने पढ़ा है अगर आपको इनमें सल्फेट इंट्रोड्यूस करवाना है तो कैसे करोगे, बाय यूजिंग अ ग्रुप वन सल्फेट। तो आपने ग्रुप वन सल्फेट रिएक्ट करवा दिए दोनों के साथ, इसमें MgSO4 फॉर्म होगा, इसमें BaSO4 फॉर्म होगा। BaSO4 इंसोल्यूबल नहीं है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। MgSO4 सोल्यूबल है, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप डिस्टिंग्विश कर लोगे आराम से, अच्छा ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया यानी ये बेरियम वाला है, ये जो है वो पानी के अंदर रह गया, डिसॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नजर नहीं आया, यानी ये Mg होगा। राइट, डू यू गेट इट? सो द रिएजेंट आई एम गोइंग टू से दैट इज गोइंग टू बी Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, और एक्सप्लेनेशन क्या है, MgSO4 and BaSO4 will be formed. There और वैसे लिख लेते हैं MgSO4 will dissolve, which means no observation. Whereas BaSO4 will produce precipitate. Right? Do you get this? समझ में आया या नहीं समझ में आया? Can you guys suggest any other way? अब इसको कंसिडर करते हुए कि MgOH2 is insoluble whereas BaOH2 is soluble, right? So can you differentiate it through that? और कोई रिएजेंट सजेस्ट कर सकते हो? अगर मुझे OH डालना हो तो कैसे डालूंगा? React with water if I want to add an OH, ज्यादा बेहतर तरीका क्या होगा? पानी के साथ रिएक्ट करने, आई वुड से रिएक्ट विद NaOH, राइट, बिकॉज हाइड्रोक्साइड डालना है ना, तो NaOH के साथ रिएक्ट कर दो, वो ज्यादा बेहतर तरीका होगा। ठीक है, MgNO3 पानी में जाएगा, सॉल्ट है, डिसॉल्व कर जाएगा, MgOH2 नहीं बनाएगा। ठीक है, यू वोंट गेट एनी प्रेसिपिटेशन, वो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको करना है तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना, एंड उस केस में MgOH2 प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा, BaOH2 प्रेसिपिटेट आउट नहीं करेगा। ठीक है, सो देयर इज टू डिफरेंट रिएजेंट्स, यू कैन यूज सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट, जो भी कहना चाहो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज टू विल। नेक्स्ट थिंग, डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन स्ट्रोंशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब स्ट्रोंशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आती हैं? ओके, अच्छा, नाउ if you do this in a stepwise manner that is going to be a lot more helpful. Yes, you go by, चलो बताओ पहले तो इधर बताओ, फिर मैं स्टेप वाइज मैनर में डिस्कस करता हूँ। पंजेंट स्मेल भी सही है, येलो सॉलिड भी सही है, और क्या क्या चीजें होंगी? व्हाट एल्स डू यू फॉर्म? रॉटन एग स्मेल, वेरी गुड। और कोई चीज? चलो लेट्स डिस्कस नाउ दिस इन अ स्टेप वाइज मैनर। ठीक है जी, हमने क्या देखा था? हमने देखा था सोडियम आयोडाइड को जब रिएक्ट करते हुए H2SO4 तो यू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड एंड फर्दर मोर चीजें बनी। लेट्स राइट दिस डाउन। क्या क्या बता था? इफ यू रिएक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप SRI2 को रिएक्ट कर रहे हो विद H2SO4 तो यू विल रिएक्ट द फॉलोइंग, यू विल फॉर्म द फॉलोइंग थिंग्स। एक चीज होगी आपका HI, दूसरी चीज क्या होगी आपकी? वो होगी अच्छा एक मिनट, मुझे एक चीज चेक करनी पड़ेगी, मुझे से याद नहीं है, आई थिंक इट वाज Na2SO3, नहीं NaHSO4 था, ठीक है ये था। सो दिस वाज SR, और अच्छा डोंट वरी अबाउट दिस, ये NaHSO4 2, ठीक है, उसमें क्या था? NaHSO4 था, राइट, आई होप यू रिमेंबर, NaHSO4 था इन दैट केस। इस दफा मैंने बस वही HSO4 के साथ 2 लगा लिया, डोंट वरी 2 कैसे आया, क्या हुआ क्या नहीं, उसकी फिक्र नहीं करो, टेंशन नहीं लो, बस ये समझ लो HI फॉर्म हुआ इस केस में। ठीक है, नाउ यू नो व्हाट दिस HI इज गोइंग टू फॉर्म, इट्स गोइंग टू फॉर्म स्टीमी फ्यूम्स, वी ऑल नो दैट। तो पहली ऑब्जर्वेशन होगी आपकी, स्टीमी फ्यूम्स आपके पास बनेंगे। अब क्योंकि आयोडाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट तो इट विल गिव मेनी मोर रिएक्शंस। सो HI plus H2SO4 is going to form, the first one was कि वो क्या करेगा देख लेते हैं। I2 आयोडीन रिड्यूस कर जाएगा, ये बन जाएगा प्लस SO2 प्लस H2O, राइट। नाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म योर पंजेंट स्मेल, ये पंजेंट है। इसकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी? आयोडीन विल
then start evaporating as purple vapor. तो this is the other observation. यहाँ पे आपके पास purple vapor भी आना शुरू हो जाएगा, right? Then further देखते हैं और क्या चीजें हमारे पास. Yes, you can also state effervescence, और effervescence होती है इसके साथ HI, पानी वो गैस के फॉर्म में निकल रहा है. सिमिलरली ओवर हियर यहाँ पे भी गैस के फॉर्म में निकल रहा है, तो और ये भी गैस है, तो यू कैन आल्सो से एफरवेसेंस. यू कैन आल्सो से एफरवेसेंस. यस, सो वी कैन आल्सो से एफरवेसेंस एज वेल. यहां तक. अच्छा, और क्या था? HI reacts with H2SO4, then you can completely reduce this to sulfur. ठीक है. और सल्फर हमें पता है क्या होता है, दैट इज येलो सॉलिड, which you guys told me. And the last one is when HI is reacting with H2SO4, और अब वो उसको इतना रिड्यूस कर डालेगा कि 2 हाइड्रोजन भी जबरदस्ती उसके साथ लगा देगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा. And this was rotten eggs, which you guys also told. So in total they are कितनी observations? 1 2 3 4 5 6. There is 6 different observations. इसके अलावा there is even one more observation. ठीक है. There is also one more observation, but I don't expect you guys to know that. ठीक है. एक और observation ये भी होगी, ये भी insoluble होगा और ये भी precipitate out कर जाएगा, and this will be a white precipitate. ठीक है. खैर बहरहाल I am writing this in green. You if you don't know that, कोई मसले की बात नहीं है, टेंशन नहीं लो, it's okay. ठीक है, no problem. Let's write जो है वो the rest of ones that we know. So we're going to write steamy fumes plus purple vapor plus effervescence. ठीक है, write as many as you remember. Effervescence plus pungent smell plus yellow solid plus rotten plus smell of rotten eggs. Rotten eggs and smell of rotten eggs plus smell of rotten eggs. So these are all of the observations for this reaction. अब लिखा हुआ 2 है. I am guessing that you should only be writing any 2. ठीक है, बट इसमें लिखा हुआ नहीं है मार्क स्कीम में any 2 लिखो. So इसलिए मैं सही लिखवा रहा हूँ, लेकिन आई एम गेसिंग कि 2 भी लिखते हैं, इसमें से कोई 2 भी लिखते तो वो काफी होती है. ठीक है. सो बट हैवंट आस्क्ड इन. ठीक है, चलो लेट्स गो आगे. कंपाउंड एक्स. अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को भी? सबको ये याद आया? अगर ये चीज समझ में नहीं आई SrHO4 2 कहां से है, उसकी टेंशन नहीं लो. दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स. आपको पता है आपको NHO4 बनाना होता है. ठीक है. मैंने उसकी इन्फ्रेंस पे बनाया है. बाकी सारी ये चीजें याद आई, द थिंग्स दैट यू कैन फॉर्म. वी स्टडीड यही चीज, सारी चीजें ना, हमने ये सब कुछ पढ़ा था ना. Yes. Okay. Compound X, an anhydrous group 2 bromide, is dissolved in water and titrated against aqueous silver nitrate. A solution containing 0.250 gram of X requires 33.65 centimeter cube of 0.0500 mole per dm cube AgNO3 aqueous for complete reaction. Identify X. rotten eggs प्रोडक्ट नहीं है मेरे बच्चा, H2S की rotten eggs स्मेल है. rotten eggs नहीं है. rotten eggs क्यों बन जाएंगे? स्मेल ऑफ rotten eggs है. H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हैज अ स्मेल ऑफ rotten eggs. ठीक है, तो स्मेल ऑफ rotten eggs. ठीक है. अच्छा, देन कंपाउंड X ये है anhydrous group 2 bromide है, is dissolved in water titrated against aqueous silver nitrate. A solution containing this much of X requires this much of AgNO3 for complete reaction. Identify X, show your working. Now whenever you are attempting a stoichiometry का सवाल, सबसे पहली चीज क्या रिक्वायर्ड होती है? आपको बैलेंस्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है. ज्यादातर एग्जाम में देता है, लेकिन इस केस में उसने नहीं दी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू राइट दी बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है. तो ग्रुप 2 ब्रोमाइड है, लेट्स से इट इज XBr2. ठीक है, प्लस AgNO3. तो हमें पता है क्या बनता है, हमें पता है बनता है AgBr प्लस दिस विल फॉर्म XNO3 2. ठीक है, क्योंकि ग्रुप 2 सारे +2 होते हैं, NO3 इज -1, तो ये हो गया XNO3 2 और Ag और Br ये आपके पास बन गया. ठीक है. नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये होगा 2
right? And this shall be also 2. The balancing is going to be, so right hand side में br1 है, हाँ br1 ही होगा ना, बिकॉज ag प्लस होता है br माइनस होता है, तो इसलिए 1 1, ठीक है, गलती से नहीं किया, ag br ही होता है, ठीक है, ओके। नाउ बैलेंसिंग हमने कर दी है, दिस इज दी बैलेंस, हाँ क्योंकि ग्रुप 2 मेटल है ना, 2 प्लस ये माइनस है, तो 2 प्लस इधर गया, माइनस उधर आया, ग्रुप 2 मेटल है ना, दिस इज द +2, सिल्वर इज प्लस, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस, ये +2 है ये माइनस, तो +2 उधर गया 2 हो गया, ये माइनस आया 1 ही रह गया, ठीक है। सॉल्ट फॉर्मेशन, अच्छा नाउ बैलेंसिंग भी हमने कर ली है, आई जस्ट लेट मी चेक, दोबारा से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 2AgBr 2Ag 2NO3 थे, 2NO3 कर दिए हैं, Br2 भी हो गए, सब कुछ, दिस इज दी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ऑलवेज मेक श्योर यू राइट दी बैलेंस्ड इक्वेशन बिफोर यू वर्क ऑन एनी स्टोइकियोमेट्रिक सवाल, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं ये इतना AgNO3 रिएक्ट करा है इसके साथ, तो वी कैन वर्क आउट दी मोल्स ऑफ AgNO3, किस फॉर्मूला से वर्कआउट करूं मोल्स ऑफ AgNO3, MV, MV, M क्या होता है, मोल्स कैसे निकालते थे, मोलैरिटी, अच्छा आपने मोलैरिटी के थ्रू याद करा हुआ है, द मोल्स कम आउट थ्रू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, सो यू जस्ट मल्टीप्लाई द कॉन्सेंट्रेशन बाय द वॉल्यूम, N इक्वल्स टू CV, राइट, सो कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दैट इज 0.05, वॉल्यूम क्या है, दैट इज 33.65 इंटू 10⁻⁻3, क्या आ रहा है इसका आंसर, मरियम और सदफ आप लोग मेरे साथ हो, आई थिंक सदफ को जो है वो रिवीजन चाहिए उसका स्टोइकियोमेट्री का, है ना, तो उधर थोड़ा घबरा रही है सदफ। अच्छा व्हाट्स दिस आंसर कमिंग आउट टू बी, मेरा कैलकुलेटर किधर है भाई, नहीं मिल रहा आज, 1.68 इंटू 10⁻⁻3, दिस इज द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3। नाउ 2:1 का रेशियो है, यानी अगर इसके इतने मोल है तो इसके आधे होंगे, राइट, यू विल हैव हाफ द मोल्स ऑफ दिस, so N of X Br2 is going to be 1.68 into 10⁻⁻3 divided by 2, which Faria is telling us is 8.41 into 10⁻⁻4। अब आपको मास दिया हुआ है, आपको मोल्स पता चल गए हैं, वी कैन वर्क आउट दी MR ऑफ दिस XBr2 मॉलिक्यूल, निकाल लें। सो MR कैसे निकलता है, वी नो दैट मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन MR, so therefore MR is going to be mass divided by moles, so mass is 0.250 divided by moles, that's 8.41 into 10⁻⁻4, which is working out to be a 297.2, ठीक है। अब ये 297.2 किसका है, XBr2 का है, इट इज जो है वो 297.3 है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये इसका है विच इज ये 297.3, आपको निकालना है सिर्फ x का, तो वो कैसे निकालेंगे, दो ब्रोमीन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो वो हो जाएगा 297.3 माइनस 2, ब्रोमीन का क्या होता है, ब्रोमीन का होता है 79.9, सो व्हाट इज x वर्किंग आउट टू, नहीं है, टू टू से सब टू सब्ट्रैक्ट करो ना, दो दफा 79.9 सब्ट्रैक्ट करो, 137.5, थैंक यू हमजा, 137.5 आ रहा है आपके पास योर एक्स। सो अब ये क्या है, ग्रुप 2 में किसका है ये, लेट्स सी, ग्रुप 2 में ये 24.3 है, 40.1 है, ये है, ये आ गया बेरियम है, सो दिस इज बेरियम 137.3 के बहुत पास पास है, हमारे पास क्या है 137.5 आया, सो वी आर डैम श्योर कि ये बेरियम ही होगा, इतना करीब आ चुका है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें समझने को किसी को भी, एक्स क्या है, कंपाउंड एक्स, अच्छा एक्स जो है वो पूरा कंपाउंड है, तो हम इधर BaBr2 लिखेंगे, ठीक है, पता चला एग्जामिनर ने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो BaBr2 है ये, ठीक है। सदफ कोई प्रॉब्लम, माय आईज आर गोइंग टू गिव अवे, ओके, होपफुली देयर आर नो प्रॉब्लम्स। अब आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, एंड सर BaBr2 कैसे है, बिकॉज मेरा बच्चा XBr2 था ना, सो BaBr2, ठीक है। असल में बोला था कंपाउंड एक्स, पूरे कंपाउंड को एक्स बोला हुआ है, उन्हें सिर्फ मेटल को एक्स नहीं बोला, पूरे कंपाउंड को एक्स, तो इसलिए मैंने पूरा कंपाउंड लिख दिया था। अच्छा नाउ alkenes undergo an addition reaction with a 1:1 mixture of CO and H2 to form aldehydes.
Figure 3.1 shows the reaction of propene with a 1:1 mixture of CO and H2. तो प्रोपीन को रिएक्ट किया जब CO और H2 के साथ, तो it formed an aldehyde surprisingly and also this aldehyde as well. ठीक है नी. Define addition reaction. Addition क्या होता है? If you were to define what an addition reaction is, what would you say? So it's something along the lines के यार the things get added into this, like whatever the reagents are, they basically get added into the main compound. ठीक है, something like this. Can I say that the reactants react to form a single product? Can I say that? ये बात सही होगी क्या कहना? I'm just saying that all of the reactants will react and form a single product because सब कुछ add up हो गया उसमें. अगर substitution होती तो फिर आप कहते one group is replaced by another group. अगर होता some other reaction, hydrolysis, तो using water some bond has broken. So hydrolysis is the breaking of some bond using water. ठीक है. अच्छा, aldehydes A and B are structural isomers. State the type of structural isomerism shown by A and B. तो A and B कौन सी type of structural isomerism आपको show कर रहे हैं? Which one is this? कौन कौन सी? Functional group isomerism, position isomerism और chain isomerism. तो इसमें क्या चीज शिफ्ट हुई है? This is position isomerism. Position क्या थी? फंक्शनल ग्रुप एक जगह से उठ के दूसरी जगह आ गया, वो पोजीशन होती है. चेन क्या होती है? एक अल्काइल चेन ब्रांच हो गई. ठीक है. तो दिस इज पोजीशन आइसोमरिज्म. नहीं, एक सेकेंड, लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस. आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए हल्का सा सेपरेटली और बी भी, ताकि हमें थोड़ी सी एक चीज वाजे हो. इट माइट नॉट बी द थिंग दैट वी आर सेइंग एक्चुअली. हो सकता है एग्जामिनर ही भंड मारा हो इधर. वेट, लेट मी सी. अच्छा, ये क्या है? सी सी सी, then C double bond O, and then H, and this is going to be CH2, CH2, and this is CH3. ठीक है. और B क्या है? ये A है. Now B क्या है? B is like this. So this is, अच्छा, longest chain. Let's say this is carbon number 1. तो हम ये चेन ले रहे हैं. ठीक है. आई एम टेकिंग दिस चेन एज द लॉन्गेस्ट चेन. तो पहले बना देते हैं CO, देन H, या एक काम करते हैं वहीं से बना देते ताकि एक कंपैरिजन हमसे मिल सके. So CO and then H, right? Then you have this carbon. This is 1 2 3. So ये हो जाएगा CH. तो इस पे एक जगह ये मिथाइल ग्रुप है और दूसरी जगह ये. I think that this is chain isomerism. This is not position isomerism, right? Because you haven't branched the aldehyde. In fact, aldehyde तो अभी भी उसी चेन में आ रहा हो. aldehyde तो मैं वैसे ही पता है कि it is always going to be in the straight chain वाली ही चीज. असल में जो ब्रांच हुआ है वो अभी भी मिथाइल ग्रुप ही ब्रांच हुआ है. Now if you see that from over here, so I shall call this chain isomerism instead of position isomerism. ठीक है, सबको बात समझ आ रही है? दिस इज नॉट पोजीशन, दिस इज चेन आइसोमरिज्म. आपकी अल्काइल चेन ब्रांच हुई है, आपका फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, वो ब्रांच नहीं हुआ. ये अब ये ऐसा नहीं है कि दिस विल बी टू समथिंग, मतलब इट वॉन्ट बी कॉल्ड टू अल्डिहाइड. जैसे ब्रोमो के लिए 2 ब्रोमो या 3 ब्रोमो या उसकी तरफ से, तो दिस वॉन्ट बी कॉल्ड टू अल्डिहाइड. ये अभी भी वही है. अल्डिहाइड हमेशा एंड में ही आता है. दिस इज गोइंग टू बी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल. दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटन. दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटेनॉल. aldehydes में पॉसिबल ही नहीं होती आपकी ब्रांचिंग ऑफ एन aldehyde group. So I am going to call this chain isomerism. Any problems for या सदफ मरियम? या अगर कीटोन होना तो फिर हम करते हैं. लेट कि कीटोन नहीं है. दिस इज नॉट अ कीटोन, दिस इज स्टिल एन aldehyde. yes yes exactly. अच्छा, सदफ मरियम कोई प्रॉब्लम?
अच्छा सदफ, नेक्स्ट वाले का आंसर बतानी है। नेम ए, सो ए का नाम क्या है? ए का नाम है ब्यूटेनॉल, ठीक है। सो लेट्स राइट दैट डाउन, ए का नाम है ब्यूटेनॉल, और ये वाला क्या है? वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस, इज 2 methyl propanol. Then the complete reaction of propene with a 1:1 mixture of CO and H2 produces A and B only. The product mixture contains 96% A and 4% B. Calculate the mass of A produced in this reaction when 5.00 into 10 to the power 3 kg of propene is used. सही है। सो 96% ए बनता है, यानी इसका मतलब है 5.00 का 96% क्या होगा? ए होगा। ये तो काफी सारा है, राइट। सो 5 इंटू 10 to the power 3 का 96% जो है वो क्या है? ए है। So what's it coming out to be? The complete reaction propene with 1:1 mixture of CO. Okay, सही है सही है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि CO और H2 भी है। लेट्स, तो अच्छा, 1 मार्क डिसीविंग, 1 मार्क ए नहीं कर देंगे, हमें पूरी वो ही करनी पड़ेगी, परसेंटेज यील्ड और वो सारी कैलकुलेशन, ठीक है। लेट्स डू दैट कैलकुलेशन। ओके, प्रोपीन क्या है? प्रोपीन इज, लेट्स राइट दैट डाउन, प्रोपीन इज C3H6 प्लस CO प्लस H2 इज गोइंग टू गिव अस कौन सी चीज? ए और बी, ठीक है। ए और बी दे रहा है। ए क्या है? ए जो है वो है 1 2 3 4, 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो C4H8O, ठीक है। C4H8O, एंड बोथ ऑफ देम आर आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल वाले तो दोनों के मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होंगे, दे हैव द सेम एग्जैक्ट मोलेकुलर फॉर्मूला, तो आई एम जस्ट सेइंग दैट यू आर फॉर्मिंग टू ऑफ दीज, ठीक है। ए एंड बी फॉर्म हो रहे हैं। Yeah, there should be some other easy way. The complete reaction of propene with a 1:1 mixture of CO and H2 produces A and B only. The product mixture contains 96% A and 4% B. Calculate the mass of A produced in this reaction when 5 into 10 to the power 3 kg of propene is used. ठीक है. So, yes, we should be using the percentage yield का. सही है। वी गोइंग टू यूज द परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला, ठीक है जी। वी डोंट रियली आल्सो नीड दिस जो है वो इक्वेशन, हम सिर्फ परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। हमें पता है ए की हमें मिली है 96% यील्ड, हमें बी की मिली है सिर्फ 4% यील्ड। परसेंटेज यील्ड कैसे निकाल देते हैं? इफ यू गाइस रिमेंबर, परसेंटेज यील्ड केम आउट थ्रू MR ऑफ वट एवर थिंग। अगर ये चीज है तो इसका MR डिवाइडेड बाय इसका MR, ठीक है, एंड देन इनटू 100, दैट वुड गिव यू योर परसेंटेज यील्ड जो आपके पास आ रही होगी, ठीक है। ऐसा ही था ना? या एग्जैक्टली, सो इट्स एक्सपेरिमेंटल, oh sorry, yeah, it would be experimental upon theoretical value. हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यार, 1 मार्क के लिए इतनी ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करवा रही है? क्या मसला है इनको? हाँ, 1 मार्क के लिए इतनी कैलकुलेशन करवा रहे हैं, ठीक है भाई, कर लेते हैं, क्या जा रहा है हमारा, यही करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे अराउंड दिस, करनी पड़ेगी इसकी कैलकुलेशन, देयर इज नो अदर वे। परसेंटेज यील्ड क्या होती है? परसेंटेज यील्ड होती है एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, राइट। लेट्स फाइंड दिस आउट। अच्छा, नाउ 1:2 का रेशियो है। अगर मैं मोल्स निकाल लूं इसके, एंड मोल्स ऑफ C3H6, व्हाट्स दैट कमिंग आउट टू बी? द मोल्स आर गोइंग टू बी मास अपॉन MR यार। तो मास तो आपके पास 5 इंटू 10 to the power 3 kg है, मोल्स वाले फॉर्मूला में ग्राम्स जाता है, तो इसको भी आपको 10 to the power 3 करना पड़ेगा, केजी को भी ग्राम्स में करना पड़ेगा। एंड देन MR क्या है प्रोपीन का? प्रोपीन का MR है 3 into 12 + 6, व्हाट्स दिस कमिंग आउट टू बी? So 5,000 divided by 48 plus 6. So 119,047.6, ठीक है। लेट्स ऑल्सो चेक 5,000,000
डिवाइडेड बाय 3 12 20 36, 36 प्लस 6 इज 42, 42 से डिवाइड करना है आपने। ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड देन यू नो अगर ये 1 है और ये 2 है, नहीं यार, once again you won't be able to calculate this because दो हैं ये। अब आपको कैसे पता कि इसमें से ए कितना है और बी कितना है और ये कितना है और वो कितना है ना, बिकॉज दे बोथ आर द सेम। अब वो होता तो हम बोलते ना यार। हाउ डू आई डू दिस वन? और इसका कितना है? अ, इसका कितना है? इट्स 4 into 12 +8 +16। सो इसके मोल्स इतने हैं तो ट्वाइस मोल्स। ठीक है। अच्छा, लेट्स से यू फॉर्म्ड ए एंड बी। ठीक है, ए और बी ऊपर लिखे हैं, लेट्स जस्ट डू इट लाइक दिस। आपने ए बनाया है और बी बनाया है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज ये चेक कर लेते हैं। यार नहीं, बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी। बहुत ही अजीब सा सवाल है, इन्होंने पता नहीं उठा के दिया। ये C4H8O था और दूसरा वाला भी C4H8O। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज बी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है आपके पास? यू हैव C4H8O। एक का बनेगा, यानी ये 2:1 के रेशियो में फॉर्म हो रहा है, बट इट्स नॉट इन 2:1 का रेशियो, इट्स इन 1:1 के रेशियो में आएगा, 2:2 के रेशियो में। अच्छा, and इसके आधे अगर मैं कहूँ उधर है। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट डू दिस जल्दी से। 119047 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। ये थ्योरेटिकल आना चाहिए था इसका, नहीं लेकिन थ्योरेटिकल ये क्यों आना चाहिए था भाई? 047.6। अच्छा, सो बेसिकली हो क्या रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आई डोंट नीड दिस फॉर्मूला आइदर, मुझे बस ये फैक्ट चाहिए कि ये कितने मोल्स हैं। ठीक है, we've got this many moles of C3H6। ठीक है, एंड लेट्स जस्ट से यहाँ पे कि आपके पास A and B आ रहा है, you're only getting A and B over here। ठीक है ना। अब देखो, मास जो था, जो प्रोटीन का मास डाला है, ठीक है, ऑब्वियसली आपने CO और H2 भी डाला उसके साथ। ठीक है, तो आई कांट से दिस इट वाज जस्ट दिस दैट ब्रोक इनटू दीज टू। तो अगर सिर्फ ये होता और ये दोनों चीजें नहीं, तो मुझे पता है यार यही चीजें इवेंचुअली ये दोनों चीज बननी है। और 96 इसका था, 4% उसका था, तो मैं 96 आता, इसका ये आ रहा है और 4। लेकिन मसला क्या है, CO और H2 भी कुछ ना कुछ मास लेके आ रहे हैं। सो देन दिस इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूसिंग अ प्रॉब्लम। अगर आप इसके मास में 96% लगा लोगे, तो आप इन दोनों के मासेस को निग्लेक्ट कर दोगे। यू विल निग्लेक्ट वॉट एवर मासेस ऑफ दीज दैट विल बी देयर। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्या अंडरस्टैंड करना है, ये बात समझ लो सिर्फ। जो समझने की है वो ये समझ लो कि दिस इज, ठीक है, ए और बी दोनों 2C4H8O। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस इज अ 1:1 का रेशियो, 1:1 का रेशियो है इन दोनों के बीच में। तो N ऑफ C4H8O कितने होंगे? वो भी इतने ही होंगे, 119047.6। ठीक है, मैंने मोल्स में जाके क्यों करी कैलकुलेशन, ये दोबारा से सुन लो क्यों करी मोल्स में जाके। अगर तो ये दो प्रोडक्ट्स नहीं होती, अगर ये दोनों रिएक्टेंट्स नहीं होते, CO और H2 फॉर एग्जांपल अगर नहीं होते, तो आपको पता है यार यही चीज ब्रेक डाउन कर रही है इन दोनों चीजों में, A और B में। तो आप यार कहते आप इसी के मास को 96% निकालते, वो A होता,
उसी के मास का 4% निकाले तो वो बी होता, क्योंकि आपको पता है यार यही 100% था, यही कुछ हिस्से में टूटा है 96 और 4 में, और वो ए और बी बन गए, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दीज CO एंड H2, तो CO और H2 भी कुछ ना कुछ मास लेके आ रहे हैं। तो अब सिर्फ ये कहना है कि इसका 96% ए है और इसका 4% बी है, दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज CO and H2 are also bringing in some mass. So instead of doing the calculation mass, मैं किस में लेके जा रहा हूं, मैं मोल्स में लेके जा रहा हूं। आई एम टेकिंग द कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अच्छा, एक और अच्छी बात है कि दिस इज ऑल गैसेस, ठीक है, दीज आर ऑल गैसेस। अच्छा, नाउ 2 मोल्स इसके हैं, 2 मोल्स इसके हैं, ठीक है। आई होप यू राइज ए और बी दोनों बन रहे हैं, राइट। सो आई हैव देयरफॉर रिटन देम एज C4H8O, दोनों C4H8O हैं और दो हैं, तो इसलिए 2 कर दिया। और वैसे भी बैलेंसिंग भी करोगे तो 2 ही रिक्वायर्ड है इधर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। नाउ वी कैन सी दैट जितने C3H6 के हैं उतने ही C4H8O के भी होंगे, उतने ही C4H8O के भी होंगे। सो दीज आर द मोल्स ऑफ C4H8O। अब क्या है, नाउ यू कैन यूज द 96% एंड द 4%, बिकॉज हमें पता है ये जो चीज फॉर्म हुई है इसके जितने मोल्स फॉर्म हुए हैं, हम अब इस साइड से उठ के हम इस साइड पे आ गए, हम इस साइड का कमेंट कर रहे हैं कि इस साइड पे इतने मोल्स हैं। तो अब हमें ये पता है कि जो इस साइड पे इतने मोल्स हैं उसमें से 96% ए का है और 4% बी का है। सो इफ वी आर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ द मोल्स ऑफ ए, तो वी नो दैट 96% ऑफ this amount 119047.6 is going to be the moles of A। ये आ गए आपके A के मोल्स, ठीक है। अब वापस से क्या करना है, आपने इसको मास में कन्वर्ट करना है। तो मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल इंटू MRAR से। तो मास कैसे आएगा, मास ऑफ ए, द मास ऑफ ए विल कम थ्रू ये से इसके मोल्स, सो 96/100 इंटू 119047.6, ये आ गए इसके मोल्स। और मास निकालना है वो आपने ए का, तो सॉरी MR निकालना है ए का। इफ यू वर्क आउट द MR ऑफ ए, 4 into 12 is 48, 48 plus 8 is 56, 56 plus 16 is 72, तो ये आ गया आपका 72। and from here you will get your mass of A that is working out to be approximately 82 something। let me see मैंने क्या निकाला है, 8228,570, ठीक है, 8228,570 हमारे पास ये आ रहा है। सो दिस इज दी ग्राम्स में मास ऑफ ए। अब आपको इसको किलोग्राम में करना है, तो किलोग्राम में करेंगे तो ऑब्वियसली किलो जब लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 8228.570 आ रहा है। एंड देन आपको पता है 3 सिग्निफिकेंट दी हुई थी आपको वैल्यू, सो यू विल राउंड इट ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो दिस गोइंग टू बिकम 8230 kgs। सो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग टू दिस क्वेश्चन। अब आई डोंट नो ये 1 मार्क का क्यों लिखा हुआ था, ऑल्दो इट मार्क्स में से लिखा हुआ है, सिंपल है बहुत, बट इट्स नॉट सिंपल, इसमें ये सब चीजें रियलाइज करनी है, ठीक है। आई एम गोइंग ओवर दिस वन मोर टाइम, ठीक है, कोई डिफरेंट सवाल है, हमने इससे पहले आई डोंट थिंक हमने ऐसा कभी भी सवाल देखा होगा, ठीक है। द प्रॉब्लम मैं पहले समझा दूं प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, दोबारा से सुन ले। रिएक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, हाँ वही, लाइक आई एम ऑल्सो कंफ्यूज कि 1 मार्क का ये क्यों था सवाल ओवर हियर। मुझे लगा भाई सीधा सीधा आप 96% निकाल लोगे मास का, वो आ जाना चाहिए, 1 मार्क दिया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज दैट इज कमिंग आउट टू बी कंप्लीटली रॉन्ग। आपने निकालते अगर आप 96% तो वो गलत आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो क्यों गलत आ रहा है, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 मार्क्स, 3 तो नहीं, एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए थे। खैर बहरहाल समझ लो इसको, ठीक है, सो दैट यू नो। नाउ आपने ये रिएक्ट करा है, you have reacted this with CO and H2 and this is forming this, A और B दोनों, ठीक है। now अब आपने क्या कर लिया, आपने जो है वो बैलेंस कर ली इक्वेशन, ठीक है, यू बैलेंस दी इक्वेशन, आपने बैलेंस कर ली इक्वेशन। आपको पता है 2 1 1 और 2 आ रहा है आपके पास, द अमाउंट ऑफ स्टफ दिस इज हैपनिंग, ठीक है। अब मसला ये है, आप ये नहीं कह सकते कि अगर प्रोटीन के इतना मास है तो आप इसका 96% निकाल लो तो उतना मास होगा ए का, वो गलत होगा बात। गलत क्यों होगी वो बात, बिकॉज कुछ मास CO के अंदर भी है, कुछ मास हाइड्रोजन के अंदर भी है, तो और ऑब्वियसली रिएक्टेंट साइड पे ये तीनों मासेस ऐड अप होके देन मेकिंग सम कंबाइंड मास जिसका 96% C4H8O है। तो अगर आप सिर्फ इसके मास में 96% निकालोगे तो वो गलत आएगा आंसर, राइट। सो व्हाट डिड आई डू, आई वर्कड आउट द मोल्स, मैंने मोल्स निकाल ली। जब मैंने मोल्स निकाले तो मेरे पास मोल्स आए C3H6 के इतने। कैसे निकाले, इसका ग्राम्स में जो मास था उसको डिवाइड कर दिया इसके MR से, सो मेरे पास मोल्स आ गए C3H6 के।
एंड देन द मोल्स ऑफ C4H8O अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन वो भी वही होने चाहिए, तो मैंने वो भी कॉपी कर लिया। अब यू कैन सी कि फ्रॉम द डिस्कशन ओवर हियर आई केम टू द डिस्कशन ओवर हियर, मुझे पता चल गया इसके मोल्स जो है वो इतने होंगे, राइट। नाउ वी नो दैट 96% ऑफ दीज मोल्स जो C4H8O है, 96% ऑफ दीज मोल्स आर ऑफ A, so I just multiplied this by 96% to work out the moles, एंड देन मास वर्कआउट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 96 अपॉन 100, ये जो मोल्स थे मेरे पास मैंने उनको 72 से मल्टीप्लाई कर लिया। 72 इज दी MR ऑफ दिस थिंग C4H8O, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ कैसे आया। MR इसका है 4 into 12 plus 8 hydrogens plus 16 oxygens, that is giving us 72 MR. So you multiplied 72 over here and you got your final mass. समझ में आया सबको ये? यस एग्जैक्टली। अगर एक होता ना, बेसिकली देखो अगर फरिया ऐसा होता कि x टूट रहा है इन A प्लस बी, ठीक है। अब आपको पता है मास जो है वो इक्वेशन में कांस्टेंट रहता है, द मास इज समथिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर 2 kg था यहाँ पे और ये 50% है और ये भी 50% है, तो क्योंकि और कोई रिएक्टेंट नहीं है, मुझे पता है 2 kg अगर इधर है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 2 kg होगा, है ना। 2 kg अगर लेफ्ट हैंड साइड पे था तो 2 kg इस राइट साइड पे भी होगा, देन आई कैन से यार इसका 1 kg है एंड इसका भी 1 kg है। लेकिन मसला क्या आया, मसला ये आया कि ये x प्लस वाई प्लस जेड है एंड दैट इज फॉर्मिंग A प्लस बी। अब आपको ये पता है यार ये 96% है एंड दिस इज 4%, ठीक है नी। सो द प्रॉब्लम इज अगर इन्होंने इसका बताया हुआ है, इसका बताया हुआ है 2 kg, तो आप ये अब आप देखो आपको इन दोनों के मास नहीं पता ना, तो यू कांट से द मास ओवर हियर इज आल्सो 2 kg। हो सकता है इसका मास हो 0.5, इसका मास हो 0.5, ठीक है। तो इधर क्या मास आएगा 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, यानी यहाँ पे मास है 3 kg का टोटल। अब 3 kg का 96% इज वट एवर ओवर हियर एंड 3 kg का 4% इज वट एवर ओवर हियर, ठीक है। फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस भी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप लोग जब ये पीडीएफ रिवाइज कर रहे हो तो 3 इंटू 96 का परसेंट दैट इज 2.88 और ये आ जाएगा 0.12, ठीक है। सो दिस वुड बी दी रीजनिंग फॉर दिस। हाउ इज कार्बन बैलेंस्ड इन दिस इक्वेशन? जी मरियम देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये लो, ये यही है, दिस इज द बैलेंसिंग। C3H6 प्लस CO प्लस H2, 4C, 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यही बैलेंस है, ठीक है जी। इट इज 1:1 का रेशियो, सही है। ओके जी। नाउ ये ध्यान में रखना कि जब इक्वेशन आती है ना, जब भी आप इक्वेशन लिखते हो तो यहाँ पे जो बन रहा है उसमें अगर आइसोमरिज्म है या कुछ भी है तो वो मोलेक्युलर फॉर्मूला आपको कभी नहीं बताएगा। तो इसलिए यू वुड नेवर बी एबल टू सी इफ देयर इज एन ए एंड अ बी ओवर हियर बिकॉज दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये फिर आपको फर्दर हमें काम करके 96% और 4% करके वो अलग से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो चीज बिकॉज दीज टू आर द सेम थिंग्स। मोलेक्युलर फॉर्म में लिखोगे तो वही बात है, ठीक है। सदफ आपको समझ में आया? हमजा आपको समझ में आया? ओके अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स। बहुत लंबा चला गया सवाल, 1 मार्क का सवाल, इतनी ख्वारी करवाई इन्होंने। ऐसा अच्छा तो मैं भी छोड़ देता ये सवाल। अब जो मुझे समझ आता जो जल्दी सुना था मैं कर देता, बाकी तो मैं छोड़ ही देता, ये तो बेकार। ए एंड बी शो रिएक्शंस ऑफ टिपिकल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। एलिफेटिक क्या होता है? एलिफेटिक वो सारी केमिस्ट्री जो हमने पढ़ी है, एलिफेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, अभी मेरे साथ एस में A2 में सारी एरोमेटिक है, यानी सारी बेंजीन रिंग्स की है, इसमें सारी एलिफेटिक है। सॉरी A2 में कुछ एलिफेटिक और भी है, लेकिन जो पढ़ना शुरू करोगे वो एरोमेटिक पढ़ना शुरू करोगे A2 में सबसे पहले। अच्छा, ए एंड बी शो रिएक्शंस ऑफ टिपिकल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। A undergoes a nucleophilic addition reaction with a mixture। एलिफेटिक में कंफ्यूज नहीं हो, बेसिकली 2 ब्रांचेस हैं आपकी। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये बताते वैसे A2 में जाके हैं, तो आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी 2 ब्रांचेस है, एक है एलिफेटिक, एक है एरोमेटिक, ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या फर्क है? इसमें बेंजीन रिंग्स हैं, इसमें बेंजीन रिंग्स होती हैं, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारी डिफरेंट चीजें होना शुरू हो जाती हैं विच यू स्टडी।
और इसमें बेंजीन रिंग्स नहीं होती, ठीक है। और आपने पता होगा हमने कोई भी ऐसा कोई कंपाउंड या ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी जिसमें हमने बेंजीन रिंग लगाई हो। आई भी है बेंजीन रिंग, तो वो बेंजीन रिंग अलग से कोई चेन में थी, हमने जो मेन फंक्शनल ग्रुप था वो किसी बेंजीन रिंग में नहीं था। बेंजीन रिंग थी भी तो थी, कोई मसला नहीं है, लेकिन जहां तक हमारे जो डेफिनेशंस थी ऑफ ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट वाज कंप्लीटली बैलेंस्ड ओवर हियर। हम हाइड्रोजन चेन में दिखाते थे, तो हाइड्रोजन चेन कार्बन चेन में था, बेंजीन रिंग में नहीं था, ठीक है। सो दैट दिस इज सो एलिफेटिक। आपने जो एएस में सारी जो केमिस्ट्री पढ़ी है ऑर्गेनिक, दैट इज ऑल एलिफेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। Now, A undergoes a nucleophilic addition reaction with a mixture of HCN and KCN forming compound C. Complete the diagram to show the mechanism for this reaction. Include charges, dipoles, lone pairs of electrons, and curly arrows as appropriate. Draw the structure of the organic intermediate. तो हम बना देते हैं। Now, what was the first step? The first step was cyanide के जो है वो आयंस जो है वो इसको जाके अटैक करते हैं। सो ये होता है D प्लस, ये होता है D माइनस, ये आके इसको अटैक करता है, ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली डिसोसिएट कर जाता है। सो व्हाट डू वी फॉर्म? वी फॉर्म समथिंग लाइक दिस। ऑक्सीजन इस पे लोन पेयर इधर बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड इधर जो है वो हाइड्रोजन, इधर जो है वो C3H7 एंड दिस इज साइनाइड, ठीक है। So you form cyanide over here and ठीक है, तो ये हमने फॉर्म कर दिया। और दूसरी चीज क्या होती है, अब यहाँ पे HCN दिखाना होगा, तो HC ट्रिपल बॉन्ड N, तो दिस इज द मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके हाइड्रोजन को अटैक करता है और ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली डिसोसिएट कर जाता है। सो यू फॉर्म समथिंग लाइक दिस के H लग गया उसमें वापस जाके, और यहाँ पे ये साइनाइड अब दोबारा से आ गया है, यानी क्योंकि ये जो था वो कैटलिस्ट था, तो लाजिमन इसका ये है कि ये रीजेनरेट यहाँ पे होगा, तो साइनाइड दोबारा से रीजेनरेट होगा। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ योर, कौन सा है ये, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। Table 3.1 shows information about three experiments involving B. Complete table 3.1. Experiment 1. Reagents, क्या reagent है? Solution turns orange to green. What reagent turns orange to green with B? B क्या है? B ये वाला है. Let's also copy this B over there. या ये कॉपी कर लेते जो हमने बनाया था. That will be much more better. हम ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है. So for your reference, B, this is B, ठीक है. What reagent did you use and that gave a reaction with B and it turned from orange to green? याद है कोई ऐसा reagent? So acidified K2Cr2O7, very good. So that is acidified K2Cr2O7. Then next one, a silver mirror forms on the side of the reaction vessel. This is Tollens reagent. And then if I use Br2 aqueous, तो क्या reaction होगा इसमें? What is going to be the observation? Does not decolorize, or we'll say no observation, ठीक है। Why is that? Because इसमें अल्कीन ग्रुप नहीं है और ना ही इसमें यूवी लाइट प्रोवाइड हो रही है या कुछ और प्रोवाइड हो रहा है, so there is no observation because bromine will not get added into the aldehyde group या replace, जैसा कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाता bromine with an aldehyde group, ठीक है। So there will be no observation for this. Then C4H8O is oxidized by acidified potassium magnate. Complete the equation for this reaction. Use O to present one atom of oxygen from the oxidizing agent, ठीक है। Now C4H8O यानी ये चीज जब ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, right? So this will become CCCOOH and then 1 2 3 4 and this CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3 and ये आ जाएगा CH3, ठीक है। सो दिस इज द कंपाउंड, ये लिख लेते हैं यहाँ पे। सो C4H8O प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन, ये बना रहे हैं क्या चीज? 1 2 3 C3 C4, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 3 6, 6 + 1 is 7, 7 + 1 is 8, so 8H8 और O2 हो गया। दिस इज C4H8O2
दिस थिंग एंड और कोई चीज फॉर्म होगी, आई डोंट थिंक और कोई चीज फॉर्म होगी। एंड लेट्स बैलेंस दिस, मेरे ख्याल से बैलेंसिंग भी हुई भी है। सो दिस इज दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दैट यू आर फॉर्मिंग, दी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा वही चीज होती है, उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो यू जस्ट फॉर्म उतने ही कार्बन का, बस अल्डिहाइड ग्रुप को आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई कंफ्यूजन? फरिया, हमजा और सदफ और मरियम, अच्छा दो बच्चे तो चले गए हैं, फरिया और मरियम। नो, ओके जी, moving onwards. C is a chiral molecule. Circle any chiral centers in the structure of C shown in figure 3.2. कौन सा C chiral है इसमें? Let's say this is 1 2 3 4 5. Which one is chiral? One और कोई है chiral? Nope. So this is the only one that is chiral. Yes, very good. When propene reacts with CO and an excess of H2, an alkene and a mixture of alcohols are formed instead. ठीक है, नहीं, sorry, what? When propene reacts with CO and an excess of H2, an alkene and a mixture of alcohols are formed instead. The alcohols are isomers of each other. Suggest the molecular formula of the alkane and the alcohols that are formed under these conditions. ठीक है, propene क्या होता है? That is C3H6 plus CO plus H2. तो अल्केन कौन सा फॉर्म हो सकता है? ऑब्वियसली 4 कार्बन का अल्केन होगा, तो हमें पता है 4 कार्बन का अल्केन कौन सा होता है, C4H10 होता है। और ऑक्सीजन में भी इट इज गेटिंग इमिटेड एज O2 हाफ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न विद, हमें पता है C4H10 होगा। सो लेट्स से दिस इज C4H10। ठीक है, अच्छा, और अगर हम अल्कोहल की बात करेंगे, सो अल्कोहल कौन सा फॉर्म हो सकता है? अगर हम इसको दूसरा अल्कोहल की तरफ लेके जाएंगे, सो वंस अगेन C4 and then you can have H9OH, 4 कार्बन का अल्कोहल, राइट? सो C4H9OH हो सकता है, something like this. And you want to write the molecular formula of this, so this shall be C4H10, sorry, H9, sorry, H10O. ठीक है, so the alcohol would be something like this. ठीक है, ठीक है, चलो। The reaction of ethene C2H4 with a 1:1 mixture of CO and H2 is shown in equation 1. C2H4 gas plus CO plus H2 gas equals to CH3 CH2 CHO. And at atmospheric pressure, a cobalt-based catalyst is used in this reaction. State and explain the effect of using a catalyst on this reaction. तो कैटलिस्ट इस्तेमाल करने का क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे? बड़ा ही भाई यार पेपर है यार ये। It will speed up the reaction. So the reaction rate, the rate of reaction will increase as the catalyst lowers the activation energy. Yes, lowers the activation energy by providing an alternate pathway mechanism. ठीक है जी। Next up, explain why the yield of CH3, CH2, CHO increases when the overall pressure of the reaction mixture is increased. तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इसकी यील्ड क्यों इंक्रीज करती है? प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो किस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है? Fewer gaseous moles on product side. So there are fewer moles of gas on this, so the equilibrium will shift to the right. So fewer moles of gas are present on product side, so equilibrium shifts rightwards, या shifts to the right. उसके बाद
use the information table 3.2 to calculate the enthalpy change of the reaction in equation 1. तो once again, अच्छा, हमें निकालना है एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो हेस साइकिल बनानी पड़ेगी इसकी। सो लेट्स मेक दी हेस साइकिल फॉर दिस, लेट्स कॉपी दिस डाउन, ठीक है, एंड लेट्स मेक दी हेस साइकिल, ठीक है। आई होप याद हो हेस साइकिल कैसे बनती है। हेस साइकिल कैसी बनेगी इसकी, C2H4 की फॉर्मेशन दी हुई है, CO की भी फॉर्मेशन दी हुई है, CH3 CH2 CHO की भी फॉर्मेशन दी हुई है। फॉर्मेशन क्या होती है, जब एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, यानी इन एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट्स रिएक्ट एट दी स्टैंडर्ड कंडीशंस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो CH2 एंड देन O2, ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये तीनों रिएक्ट करेंगे, ये चीज बनाएंगे, और ये तीनों रिएक्ट करेंगे और ये चीज बनाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा मोल्स किसके हैं, प्रोडक्ट के हैं। तो इधर आपको बैलेंसिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा, ऑल यू हैव टू सी कि मेरे पास प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं। तो आप वी आर नॉट गोइंग टू बैलेंस ओवर हियर, कोई फायदा नहीं, टाइम जाया होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स से दैट दिस इज डेल्टा एच, व्हाट, delta HR, this is the delta HR that they've asked us to calculate out. ये है delta H1, ये देख लेते हैं कितना है, और ये देख लेते हैं delta H2 कितना है। तो delta H1 कितना है, delta H1 is the formation of 1 C2H4, तो that is 52 plus 52, ठीक है। फिर CO भी एक ही फॉर्म हो रहा है, तो वो -111 है। और O2 कितना है, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, ये फॉर्म हो रहा है, CO फॉर्म हो रहा है H2, ठीक है। H2 तो कुछ भी, H2 की कोई फॉर्मेशन नहीं होती, उसको छोड़ देंगे हम। और इधर जो है वो ये चीज फॉर्म हो रही है, इसका है -187। सो लेट्स राइट दिस -187। अब ये चीज देखनी है, आप यहां से फिर यहां जाओगे, तो जो एरो के अगेंस्ट जा रहे हो उसको माइनस कर लेना। सो डेल्टा HR शैल बी दिस थिंग -52 -111, ठीक है। ये था 52 -111 पॉजिटिव में, मैंने उसको नेगेटिव लगा दिया, एंड दिस इज -187। इसी डायरेक्शन में गए हो तो आप इसका साइन चेंज नहीं करोगे। व्हाट्स द आंसर वर्किंग आउट टू बी, सो इट्स वर्किंग आउट टू बी ए -128 kilojoule per mole. The reaction mixture is cooled to collect CH3 CH2 CHO as a liquid. Identify all types of van der Waals forces that are present between molecules of CH3 CH2 CH. तो अल्डिहाइड्स में कौन कौन सी जो है, अच्छा, आइडेंटिफाई ऑल टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स। तो हमें तो पता है एक वैन डर वाल्स क्या होती है, टेम्पररी डायपोल्स होती है, वो तो सब में होती है। क्या इसमें परमानेंट डायपोल्स होंगी, और परमानेंट डायपोल्स भी इसमें होंगी, बिकॉज ये सिमेट्रिकल नहीं है। सो दिस परमानेंट डायपोल्स, यस वेरी गुड। सो टेम्पररी डायपोल्स एंड परमानेंट डायपोल्स, इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई ही करना है। या आगे चलो, Figure 4.1 shows some reactions of compound D2-bromobutane. ठीक है, reaction 1 is turning it into an alkene, then it's further forming into an addition polymer. इसमें KCN dissolved in ethanol, CN आ जाता है। इसमें AgNO3 in ethanol, somehow you're substituting OH, AgNO3 aqueous in ethanol, ठीक है, that also substitution OH somehow, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा ये वाला। So this is something else. Then reaction 5 is LiAlH4 से आपने CN को CH2NH2 कर दिया है। This is also you've not studied this, ये A2 में, ठीक है, तो टेंशन नहीं ना, you've not studied this reaction। तो नाइट्राइल्स भी हमने देखा, ये भी कोई नई चीज है जो हमें नहीं पता NaS। Then OH के साथ आपने जब अल्कलाइन I2 किया तो आपको येलो प्रेसिपिटेट प्लस ऑर्गेनिक आयन मिला है, ठीक है। लेट्स सी, स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशंस यूज्ड टू फॉर्म E in reaction 1। तो डी से जो ई बना है रिएक्शन 1 में, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द रिएजेंट्स रिक्वायर्ड। हाउ डू यू रिमूव ब्रोमीन एंड ऐड अ डबल बॉन्ड, याद है? What was the reagents and conditions for this? Ethanolic NaOH. Whenever you want to eliminate from a halogen alkane, yes, very good, so use ethanolic NaOH, heat under reflux करेंगे। Yes, so you also have to write that, that's heat under reflux। अच्छा, उसके बाद क्या है, draw the structure of one repeat unit of the addition polymer that forms E। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये पहले देख लेते हैं ये है क्या। so this is C C C C, 1 2 3 4, 2 के बीच में ये आ गया, ये हो गया 1, ये हो गया CH3, ये हो गया 1, ये हो गया CH3। so the addition polymer is something like this,
सी सी डबल बॉन्ड है, एक जगह हाइड्रोजन है, इसके साथ यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब इसका एडिशन पॉलीमर बनाएंगे, एक रिपीट यूनिट दिखाना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के आप दो डंडियां बाहर निकाल दोगे। देन E also forms F when E also forms F when E also forms when F is heated strongly in the presence of an Al2O3 catalyst. E also forms when F is also heated strongly in the presence of Al2O3 catalyst. Dehydration of an alcohol, which is also another kind of elimination reaction. तो आपने OH eliminate करके वही चीज कर दी, ठीक है जी। Write an equation for this reaction, लिख लेते हैं। तो ये क्या है, 1 2 3, let's see, this is CH3, 1 2 3, this is CH, 1 2, this is CH2, और ये हो गया CH3, ठीक है जी। So this is C, ये C4, then 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, so C4 सॉरी 9 दोगा और वो एक, so C4H10O। जब इसको हीट करोगे स्ट्रांगली तो ये क्या बन जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इधर एलैबोरेट कर लूं इसको, ठीक है, वरना हमारे दिमाग से ये चीज निकल जाएगी और हम ये मिस्टेक कर लेंगे, विच आई वांट टू शो यू ओवर हियर, ठीक है। so CH3CH, ये है OH, देन दिस इज CH2CH3, ठीक है। नाउ रिमेंबर, व्हेन एवर यूर डिहाइड्रेटिंग एनीथिंग या एलिमिनेट कर रहे हो ब्रोमीन हाइड्रोजन केन में से या अल्कोहल में से, तो होता क्या है, यू विल रिमूव दिस अल्कोहल ग्रुप एज वेल एज अ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन। मैं इस केस में यहां से हटा रहा हूं, लेकिन आपको पता है यहां से भी हट सकता है, दोनों तरफ से हट सकता है। सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस, मैं इसको 2 कर रहा हूं और ये कर रहा हूं, राइट। सो नाउ जो है वो मेक श्योर कि आप ये देख लो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 C4, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, राइट। सो C4H8, ये हो गया आपका ब्यूटेन बन ब्यूट 1ene बन गया है ये। एंड देन द अदर थिंग इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली योर H2O दैट यू आर गोइंग टू फॉर्म, ठीक है। तो मेक श्योर जब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हो तो मेक श्योर OH भी निकालना और एक हाइड्रोजन मजीद निकालना, यानी पूरा का पूरा H2O एलिमिनेट करके बाहर निकालना होगा आपको, ठीक है। वरना इन अदर वर्ड्स यू कुड हैव थॉट अबाउट दिस एज अल्कोहल से मैंने अल्कीन बनाया है, तो इतने ही कार्बन का अल्कीन बना, तो C4H8 हो गया, ठीक है। अच्छा, एंड दिस इज बैलेंस्ड, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस पेपर जल्दी से, ठीक है। आई नो थोड़ा सा ओवर टाइम हो जाएगा, बट लेट जस्ट कंप्लीट दिस जल्दी से एंड गेट ओवर दिस। प्रेडिक्ट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन 2। रिएक्शन 2, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन रिएक्शन 2, इसमें ऑब्जर्व क्या होगा। इफ यू आर डूइंग दिस, आप AgNO3 aqueous डालते हैं इन अल्कोहल और Br की जगह OH सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अच्छा, दिस रिएक्शन वी हैव सीन, हमने ये देखा है जब आप AgNO3 डालते हैं इन ब्रोमीन इन हैलोजन केन, तो AgBr या AgCl या AgI वो बन सकते हैं, वो प्रेसिपिटेट दिखाते हैं। और ऑब्वियसली अगर क्योंकि इन्होंने एक्वियस इन इथेनॉल डाला है, दैट इज अ बिट वियर्ड, इन्होंने कंडीशन क्या सेट करी है, बट यस वो हमें याद करो हम कैसे करते थे, हम करते थे NaOH डाला करते थे एक्वियस, ताकि Br निकल के OH लग जाए, Br निकाला तो हम उसमें AgNO3 डालता कि हमें प्रेसिपिटेट आ जाए, राइट। सो दिस इज सेम रिएक्शन बट विद सम वियर्ड कंडीशंस। सो Ag Br के साथ रिएक्ट करके वो प्रेसिपिटेट दे देगा, एंड यू ऑल नो द प्रेसिपिटेट इज येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, ठीक है जी। सॉरी येलो नहीं था, क्रीम था, ब्रोमीन का होता है क्रीम, इट्स नॉट येलो, सो दैट इज क्रीम प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, देन आइडेंटिफाई द येलो प्रेसिपिटेट एंड द ऑर्गेनिक आयन फॉर्म्ड इन रिएक्शन 3। तो येलो प्रेसिपिटेट एंड ऑर्गेनिक आयन, रिएक्शन 3 क्या है, ये है येलो प्रेसिपिटेट। क्या होगा when you're doing the iodoform reaction, what is the yellow precipitate, याद है, पढ़ने का दिल है, और अगर नहीं है तो बता दो, इट्स कंप्लीट ओके, फिर हम कल कर लेंगे बाकी का पार्ट। iodoform, and iodoform is CH3I, right? So you would form CH3I. We discussed till here, इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि 2 ब्रोमोब्यूटेन के बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए,
ठीक है। एक तो रिएक्शन ये था कि डी को आपने ई में बनाया, यू हैव एलिमिनेटेड द ब्रोमीन एंड इंट्रोड्यूस्ड अ डबल बॉन्ड। आपको पता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन करके कहलाता है, और आपने कल बताया था इथेनॉलिक NaOH प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स से होगा। सो ये हुआ है ई में। फिर ई को वो कह रहे हैं हम एडिशन पॉलीमर बना सकते हैं, अभी तक उसका सवाल नहीं आया था तुम सिंह, बल्कि आ गया था। तो एडिशन पॉलीमर आपने बना के दिखा दिया था, वो काफी आसान था। ठीक है। फिर जो था वो ये है कि डी से एफ बनाया जा रहा है। रिएक्शन टू क्या है, AgNO3 इन इथेनॉल। ठीक है। तो आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट जब डालते हैं हैलोजन एल्केन्स में तो यू फॉर्म प्रेसिपिटेट्स। अब क्योंकि इसमें ब्रोमीन है तो AgBr का यू गाइस स्टेटेड कि भाई क्रीम प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है। एंड ये अल्कोहल बन गया है। ठीक है। इसके अलावा ये उन्होंने बोला था कि E also forms F when heated strongly in the presence of Al2O3 catalyst. So they're saying कि भाई F से भी E बनता है, F से भी E बनता है जब Al2O3 catalyst इस्तेमाल करते हो। एंड यू ऑल नो डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल, OH निकलेगा और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो। सो दिस वुड बी समथिंग सिमिलर। तो आपको इसके रिएजेंट्स पूछे हुए थे या क्या पूछे हुए थे, इक्वेशन पूछी हुई थी तो आपने वो इक्वेशन। ठीक है। एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग ऑन वर्ड्स विद दिस क्वेश्चन के ये हमारे पास क्या हो रहा है। ठीक है। नाउ एफ में ये था दिस वाज द अल्कोहल। ठीक है। ये आपका अल्कोहल है। ठीक है। आई एम रिमूविंग दिस डिस्टर्बिंग थिंग्स। सो अल्कोहल है। एंड नाउ देयर सेइंग कि रिएक्शन 3 है, आपने अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन इस्तेमाल किया, यानी आयोडीन एक्वियस प्लस NaOH एक्वियस, एंड यू गॉट अ येलो प्रेसिपिटेट प्लस एन ऑर्गेनिक आयन। तो हमें वो ऑर्गेनिक आयन भी बताना है और वो येलो प्रेसिपिटेट भी बताना है। तो येलो प्रेसिपिटेट किस चीज का होता है, रिमेंबर दिस इज द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। मिथाइल अल्कोहल है ये, राइट। वी कैन ऑल सी दैट दिस इज अ मिथाइल अल्कोहल, अ 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द येलो प्रेसिपिटेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी triiodomethane, iodoform, या CHI3, whatever you want to say. I'm going to write this CHI3. This is triiodomethane, the iodoform. ऑर्गेनिक आयन क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे क्या होता था। ठीक है। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दिस के इफ यू हैड समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। अगर आपके पास ये है CH3 1 2 3, दिस इज CH 1 2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। ठीक है। नाउ दिस इज CH3, then this is CH, then OH, then this is CH2 and this is CH3। ठीक है। नाउ यू नो कि भाई ट्राइआयोडोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या था, होता ये था कि बेसिकली this would get removed, the methyl would get removed and that would form CHI3। ठीक है। वो CHI3 फॉर्म करता था, तो यहां से बेसिकली ये हट जाया करता था, इट वुड रिमूव फ्रॉम ओवर हियर। ठीक है। और आपके पास क्या होता था, यू यूज टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है। यानी ये यहां से हटा है तो यहाँ पे O लग जाता करता था, एंड देन दिस वुड बी माइनस, एंड यहाँ पे बेसिकली Na लगा हुआ था। सो दिस वुड बिकम समथिंग लाइक दिस CH3 CH2 CH3 CH2 एंड समथिंग, नहीं ये तो नहीं होगा, एक सेकेंड, द अल्कोहल वुड आल्सो गेट रिमूव्ड, एक सेकेंड, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, रुको, something like I don't know, तो इट इज बेसिकली 1 2 3। ठीक है। एक सेकेंड, CH3 था ना, इट वाज CH3। ठीक है। अच्छा, नाउ वी नो दैट दिस गेट्स रिमूव्ड, ये बन जाता था आपका आयोडोमीथेन, इट वुड बिकम दैट। ठीक है। सो दिस वुड गेट रिमूव्ड, ये आपका CHI3 बन गया है। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती थी, दूसरी चीज ये होती थी कि ये बेसिकली यहां से इट वुड फॉर्म ए डबल बॉन्ड। ठीक है। और यहाँ पे इट वुड फॉर्म एन ONA। दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग इन ए आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है। आपका जो CH3 है वो निकल के CHI3 बन जाता है। ठीक है। जो OH वाला होता है वो डबल बॉन्ड O बन जाता है, एंड यू ऑल्सो फॉर्म ONA। ठीक है। अब देख लें 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा, वी डोंट नीड द हाइड्रोजन। सो द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। एंड आयन पूछा उन्होंने, तो आयन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली सोडियम, ये जब डिसॉल्व करेगा सोडियम हट जाएगा, Na+ हट जाएगा, सो बेसिकली यहाँ पे माइनस रह जाएगा। ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, दैट इज CH3 CH2 and then CO2 minus CH3 CO CH3 CH2 CO2 minus, this is the organic ion that we are forming. Then state the type of reaction that occurs in reaction 4।
तो रिएक्शन 4 में क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन. सो व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन हैपनिंग इन रिएक्शन नंबर 4? हैलोजन अल्केन में आप KCN डाल रहे हैं विच इज डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल. व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? What type of reaction would this be called? जब आप ब्रोमीन की जगह CN डालते हैं, you can see that is a substitution reaction, और halogen alkanes used to give you nucleophilic substitution. Yes, so it's going to be nucleophilic substitution. So nucleophilic substitution. अच्छा. Then further onwards, reaction 5 is similar to the reaction of LiAlH4 with carboxylic acids to form alcohols. Suggest the role of LiAlH4 in reaction 5. तो you can see CN में LiAlH4 डाला, ये बन गया है. अगर इसका रोल कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कुछ हो जाता करता तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे भी वही रोल है. So what role would LiAlH4 be playing? It is being played as a reducing agent. ठीक है, so this is as a रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है तो इधर भी ये उसको रिड्यूस कर रहा है. नाइट्राइल ग्रुप को रिड्यूस करके क्या बना रहा है? इट इज फॉर्मिंग दिस इनटू एन एमीन. ये सब कुछ A2 में है. ठीक है. अच्छा, फिगर 4.2 shows the infrared spectrum of one of the compounds D, E, F, G और H. ठीक है, यानी ये जो सारे हैं D, E, F, G, H, इन सब में से कोई जो है वो आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिया हुआ है आपको. ठीक है. यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 4.1 टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड्स D, E, F, G और H प्रोड्यूसेस द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इन फिगर 4.2. ठीक है. नाउ देयर वर सम की ऑब्जर्वेशंस दैट यू हैड टू मेक कि ये कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा. द फर्स्ट की ऑब्जर्वेशन इज टू सी कि 1700 पे क्या मेरे पास एब्जॉर्प्शन है. यू कैन सी दैट देयर इज नो 1700 पे एब्जॉर्प्शन, तो इसमें C डबल बॉन्ड O नहीं है. ठीक है जी. दूसरा ये था कि यू कैन ऑल्सो सी इसमें यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है 3200 से लेके 3600 तक या 2500 से लेके 3000 तक. यू कांट सी एनी एब्जॉर्प्शन इन दिस रेंज, सो यू कैन ऑल्सो रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस बीइंग एन अल्कोहल. ठीक है जी. तो हमें ये पता चल गया है कि इट कैन नॉट बी दी अल्कोहल वाली चीज. ठीक है जी. C डबल बॉन्ड O तो वैसे भी किसी में नहीं था, तो हमें हमारे पास और कोई चीज इधर क्लेरिफाई नहीं हुई. अब हमें टेबल में देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज ये होगी. विल हैव टू लुक एट स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. अच्छा, टेबल में एक चीज है कि यू विल नेवर बी गिवन CB यानी CBr जो बॉन्ड है हैलोजन कार्बन हैलोजन वाला जो बॉन्ड है उसकी कोई भी नहीं. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द अदर वंस दैट वी बीन गिवन. एक हमें पता है अल्कीन है. ठीक है. तो अल्कीन की देख लेते हैं. अल्कीन की ऑब्जर्वेशन कहाँ है? अल्कीन की ऑब्जर्वेशन होती है 1500 टू 1680. लेट्स सी 1500 टू 1680 का हमारे पास कोई डिप आ रहा है. सो 1500 टू 1680 वुड बी समवेयर ओवर हियर, राइट? इस रेंज में होगा. वी कांट सी एनी एब्जॉर्प्शन इन दैट रेंज आइदर. सो मेरे ख्याल से इसमें C डबल बॉन्ड C भी नहीं है. ठीक है. तो इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता है. अच्छा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. अब CN और H चेक कर लेते हैं. अच्छा, CN का कहां होता है ये देख लेते हैं. CN नाइट्राइल का होता है 2200 से लेके 2250 तक. सो डू वी सी एनीथिंग लाइक दैट? 2200 से लेके 2250 तक. यस, आई फील लाइक कुछ ऐसा नजर आ रहा है. सो मे बी दिस डज हैव अ नाइट्राइल. ठीक है. अभी फिलहाल के लिए लेट्स से इट माइट हैव. ठीक है. मजीद एक चीज चेक कर लेते हैं. H में क्या है? H में NH2 ग्रुप है. ठीक है. NH2 है, ये नाइट्राइल ग्रुप है. सो इट विल बी, यहां पे आपको दिया हुआ होगा नाइट्राइल कह रहा हूं, सॉरी, एमीन ग्रुप होगा विच इज ओवर हियर. ये रहा NH. ठीक है. NH यू कैन सी NH2 है. किधर है? NH2 है. सो उसमें NH वाली एब्जॉर्प्शन आएगी. ठीक है. सो वी आर गेटिंग, अगर देखोगे NH का कहां है? NH का है 3300 टू 3500. डू वी सी एनी एब्जॉर्प्शन एट 3300 टू 3500? नो. हमें 3300 जो है वो यहां पे मिलना था. वी आर नॉट सीइंग एनी एब्जॉर्प्शन एट 3300 3500. तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें NH बॉन्ड भी नहीं है. तो रह गई एक ही पॉसिबिलिटी. वी थिंक दैट इट शुड बी G. ठीक है. लेट्स राइट दिस डाउन दैट इट शैल बी G. एंड उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? G as there is an absorption. कहाँ है एब्जॉर्प्शन? हमने देखी थी ये वाली. दिस इज 2100 2200 पे, तकरीबन 2200 पे है. एट 2200
per centimeter that corresponds to which is this corresponding to 2C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, सो देयरफॉर वी हैव रियलाइज्ड कि ये हमारे पास कैसे होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? ठीक है, तो मेन बॉन्ड्स ये हैं C डबल बॉन्ड O एंड OH वाला। दीज आर द वंस दैट आर इजीएस्ट टू स्पॉट, बट वो नहीं थे, तो अब आपको टेबल पे रिलाई करके एंड देन यू हैव टू गो फर्दर ऑन एंड सी द थिंग्स कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, लास्ट फ्यू क्या, एक ही क्वेश्चन रह गया हमारा लास्ट। देन in the mass spectrum of D, the relative abundance of the molecular ion peak is 3.4. Predict the relative abundance of the M plus 2 peak for D. Explain your answer. अच्छा, D का मास स्पेक्ट्रम जब हम करते हैं तो मोलेक्युलर आयन पीक यानी M पीक की जो अबंडेंस है, M की जो अबंडेंस है वो है 3.4%। लेट्स से दैट इज 3.4%। ठीक है, देयर आस्किंग यू M plus 2 पीक फॉर D, बता दें कि उसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी। Now you have to see D is this one. D contains bromine. Bromine का 79 and 81 are in a 1:1 ratio. So that means M और M plus 2 वाली जो पीक होगी वो भी 1:1 के रेशियो में होंगे। यानी अगर 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 आपके पास मोलेक्युलर आयन पीक की अबंडेंस है 3.4, सो आपके पास M plus 2 पीक की भी क्या होगी? M plus 2 peak will also have abundance of 3.4 as 79 Br and 81 Br exist in a 1:1 ratio। ठीक है, ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही देन आई डू वांट यू गाइस टू वॉच दैट रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ में आएगा, जो मैंने डाली है संडे के दिन एज अ पनिशमेंट। तो आई पुट अप 2 रिकॉर्डिंग्स। एक रिकॉर्डिंग थी ऑफ एनालिटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पार्ट, जिसमें ये सब कुछ डिस्कस हुआ है। कौन सी वाली चीज? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते हो तो उसके क्या क्या मतलब है, उसके क्या क्या नतीजे और उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं नतीजे। एंड दिस वाज एडेड इन योर रीसेंट रिवीजन ऑफ द कोर्स, यानी 2022 में जब आपका नया कोर्स लॉन्च अनाउंस हुआ है तो उसमें ये M और M plus 2 और मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑफ एन ऑर्गेनिक सैंपल जो पहले A2 में हुआ करता था वो AS में उठा के आया। ठीक है जी। एंड दूसरी चीज डाली है मैंने ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेसिस। उसमें भी एक चीज ऐसी है विच गॉट एडेड इन योर सिलेबस इन 2022, दैट वाज A2 में कुछ आप टाइट्रेशन कर्व्स पढ़ा करते थे, वो अब AS में आप पढ़ रहे हैं। तो मेक श्योर यू गो ओवर बोथ ऑफ दोज रिकॉर्डिंग्स, दोज आर what will come। ठीक है, those are the things that the examiner will ask, क्योंकि वो उसने recently डाले तो obviously वो उसमें ज्यादा क्या कहते हैं पूछ रहा होगा सवाल कि ये बना के दिखाओ वो करके दिखाओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस पेपर से, कोई चीज जो अनक्लियर हो? ठीक है, डिड आई डू अ गुड जॉब ऑफ एक्सप्लेनिंग? अगर कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, अगर कोई नहीं है तो ऑल्सो लेट मी नो। ठीक है, क्लियर है? परफेक्ट। ओके, वी आर स्टॉपिंग द